थैंक यू सो मच सबा, आपके साथ बहुत आपने अच्छी टिप्स और टेक्निक्स दी और आई होप ये काफ़ी यूजफुल रहेगा फ्यूचर के लिए, हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, जब वो कोई भी फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी की तरफ देखती हैं या कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को यूज करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। मूविंग ऑन, जो हमारे पास आज दूसरे एक्सपर्ट हैं, उमर रजा साहब। हमारे पास बहुत सीनियर एक्सपर्ट हैं जिनका एटलीस्ट 20 इयर्स एक्सपीरियंस है ह्यूमन रिसोर्स में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस में। उमर रजा साहब एचआर प्रोफेशनल हैं और इनका एक्सपोजर लोकल मल्टीनेशनल ग्रुप्स, प्राइवेट, पब्लिक एंड डोनर फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है ऑल ओवर पाकिस्तान। उमर रजा साहब एक ऑथर भी हैं जिन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं, जिसमें उन्होंने यंग ग्रेजुएट्स के लिए चूज़ और बी चूज़न लिखी है। उन्होंने पर्सनल डेवलपमेंट पे चाहत दी वांट लिखी है और एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ टूल्स और टेक्निक्स उनको देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए उन्होंने एक और भी अमेजिंग जो बुक लिखी है उसका नाम बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर है। और आप जैसे पार्टिसिपेंट्स के लिए उन्होंने जो जॉब सर्चिंग पे और करियर बिल्डिंग पे बुक लिखी है उसका नाम जॉब सर्च है। सो मैं उमर रजा साहब को कहूँगी कि अब वो अगर अपने और इंट्रोडक्शन थोड़ा करा सके अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में और आपके साथ आज शेयर कर सकें कि वो आपको क्या टिप्स और टेक्निक्स देंगे अब आपके करियर के हवाले में। सो ओवर टू यू उमर रजा साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। और मैं अपनी स्लाइड भी शेयर कर लूं अगर आप श्योर। और बहुत शुक्रिया। ये जो पहले मिस सबा थी, इन्होंने बहुत अच्छा, मैंने इनका भी सुना और प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने गाइड किया। और एक मिनट मैं अपनी स्लाइड्स शेयर कर लूं। जी अभी आपको मैं दोबारा से शेयर करता हूं। अच्छा जी, अभी आप को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, इट्स लोडिंग। या वी कैन सी इट नाउ। जी नजर आ गई अब? चलें, दैट्स ग्रेट। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों की एक तो इस काविश को देख के, और ये मुझे खुशी हो रही है कि तकरीबन 80 के करीब इस वक्त पार्टिसिपेंट्स हैं। कभी 90 हो जाते हैं, कभी 88 हो जाते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि तमाम हमारी जो फीमेल्स हैं वो इस काम में इंटरेस्ट ले रही हैं और वर्ड प्रेस के ऊपर उन्होंने अपना एक कैरियर डेवलप करना चाह रही हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है वर्ड प्रेस के साथ, वो तकरीबन पिछले 10 साल से 11 साल पहले मैंने पहली दफ़ा वर्ड प्रेस को इस्तेमाल किया था, उस पर अपना ब्लॉग बनाया था। और तब से लेके अब तक मेरा वो ब्लॉग चल रहा है, लेकिन उसके साथ ही मैंने उसको अपनी वेबसाइट के साथ भी लिंक कर दिया है, अपनी कंपनी की वेबसाइट के साथ। तो मैं एक पुराना कस्टमर हूँ वर्ड प्रेस का, और काफ़ी उस पर मुझे तो बहुत आसानी होती है। अभी जैसे मैं सुन भी रहा था कुछ चीज़ें इनकी के बहुत आसान है। मैं टेक्निकल तो नहीं हूँ उस हवाले से, लेकिन मुझे कम से कम बहुत आसानी होती है वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए। उस पर अपनी जो मेरी कंपनी की वेबसाइट है, ये abundance.com.pk जो नीचे लिखी हुई है, ये उसी पे राउट हो जाती है मेरे ब्लॉग पे ही। और बड़ा इजी चैनल चलता रहता है। तो आई एम रियली हैप्पी कि उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है और इतने सारे ग्रेजुएट्स और इतने अच्छे यंग फीमेल्स जो हैं उसके ऊपर काम कर रही हैं।
मेरा मजीद तारुफ तो खैर बड़ा इन्होंने खुद ही करवा दिया है, मैं मजीद तारुफ अभी मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। बीच बीच में अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो ज़रूर मेरे से पूछते रहें। मेरी ख्वाहिश होगी कि इस सेशन को इंटरेक्टिव रखा जाए, और अगर कोई आप लोगों का सवाल हो, गो कि मुश्किल है कि तमाम सवालात को देखा जा सके। मैं अभी चैट को तो नहीं देखूंगा, लेकिन जो मॉडरेटर हैं वो देख लें। और लेकिन चैट के अलावा अगर किसी का वैसे कोई सवाल हो और कहीं पे कोई बात समझ ना आ रही हो और इंटरजेक्ट करना चाहें तो ज़रूर अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। इंटरेक्टिव जितना रखेंगे उतना अच्छा रहेगा इस सेशन के हवाले से। और आई होप कि आप लोग एंजॉय भी करेंगे। सबसे अच्छी बात जो मुझे एक और मज़े की बात खैर वो ये लगी, एक तो खैर सारी आप मुझे बड़ी खुशी होती है कि फीमेल एम्पावरमेंट पे काम बहुत कुछ हो रहा है, और आप सब लोग फ्रीलांसिंग के ऊपर आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। मेरी अपनी भी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, और मैं उनको भी कोशिश करता हूँ कि जितनी अच्छी उनको तालीम दे सकूँ, और उसी नज़रिए से उनको भी एम्पावर किया जाए कि वो अपने जो भी शौक के काम है वो करना चाहती हैं तो ज़रूर करें। जिसमें मेरी बड़ी बेटी जो है वो तो अब माशाल्लाह यूनिवर्सिटी के लेवल पे आ चुकी है और काम कर रही है, और वो उसको भी इस तरह से इस जनरेशन में ऑफ कोर्स इंटरनेट का और ब्लॉगिंग का और इन तमाम चीज़ों का बहुत शौक है उनको, और वो करती हैं। मेरी अपनी मिसेज, शी इज़ ऑल्सो PhD डॉक्टर, और वो खुद भी बहुत सारा काम करती हैं, बहुत सारी हेल्थ के हवाले से उनकी चूंकि PhD है तो उस पर भी काम करती हैं। सो कम से कम मेरे अपने घर में ख़ास तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट पे मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी कोशिश की है। अब उनका क्या ख्याल है ये उन्हीं को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि मैं किस तरह से ये चीज़ें करता हूँ। बट एनीवे, जो मेरे आज का जो सेशन है उस पर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से जो आप लोग अपने काम कर रहे हैं, और मेरा पिछला तमाम कैरियर स्टूडेंट्स के साथ और प्रोफेशनल लाइफ में फ्रीलांसिंग मैंने बेसिकली शुरू की थी सबसे पहले तो तकरीबन आज से कोई 8-9 साल पहले 2011 में मैं फुल टाइम जॉब करता रहा हूँ, हेड ऑफ HR रहा हूँ, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का, सरीना होटल्स का हेड ऑफ HR रहा हूँ, और एसकॉम टेलीकॉम का क्रेसेंट ग्रुप के साथ मैंने काम किया फुल टाइम जॉब स्कीम के साथ। लेकिन फिर उसके बाद 2011 के तकरीबन एंड पे मैंने छोड़ दी नौकरियां सारी और फ्रीलांसिंग शुरू की। ट्रेनिंग जो मैं करता था, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग नहीं, मैं फिजिकल फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूँ। उस वक्त बहुत ज़्यादा इस तरह का ट्रेंड नहीं था, लेकिन फिर भी मैं फ्रीलांसिंग करता था, फिजिकल फ्रीलांसिंग, ट्रेनिंग्स और कंसल्टिंग वर्क। और फिर ये जो फ्रीलांसिंग का काम है मेरा, ये तकरीबन 5-6 साल चलने के बाद एक कल्मिनेट हुआ एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, और जिसमें मैंने फिर इसको एक ब्रांड नेम दे दिया जिसका नाम अबंडेंस कंसल्टिंग है। और उसका लोगो भी आपको नीचे नज़र आ रहा होगा स्लाइड पे, अगर आपको नज़र आ रही है तो ये लोगो है और ये वेबसाइट है उसकी, जो कि वर्डप्रेस पे मैंने आपको पहले बताया वर्डप्रेस पे ही राउट हुई है। और इसका मकसद भी ये था कि आप जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ज़रूर कीजिए, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, और इस नज़रिए से ज़रूर कीजिए कि आप इसको कुछ अरसा करने के बाद इस तरह से कीजिए और इतना कुछ इसके अंदर सीखिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकें और इसको कोई ना कोई नाम दे सकें और अपना एक ब्रांड नेम एक अपना बना सकें। नॉट नेसेसरली आपका अपना ब्रांड नेम मैंने अपने नाम से नहीं बनाया, मेरी अपनी कंसल्टिंग कंपनी है, बट इसका मैंने नाम रखा अबंडेंस, इसलिए रखा कि अबंडेंस मुझे वैसे ही बहुत पसंद है और हम सब के लिए है अबंडेंस। कसरत है, सूरह कौसर से है ये। सूरह कौसर का मतलब है अबंडेंस, बहुत कसरत है, हर चीज की बहुत कसरत है। और आज के सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज को भी आपको इस चीज का जरूर आप लोगों के पास एहसास पहुंचे कि हम सब के लिए इस दुनिया में बहुत कुछ है। तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें अगर कभी कोई प्रोजेक्ट आता है, नहीं आता, चला जाता है, तो उसके हवाले से भी हम आगे चलते रहें, क्योंकि हर किसी के लिए उसके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। अल्लाह सुब्हान तआला ने बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही है, कहीं ना कहीं बीच में फीडबैक जरूर देते रहिए ताकि मैं सिर्फ कंप्यूटर से ही बात ना करता रहूं। तो अगर कहीं रुके आवाज़ या कहीं कोई मसला हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। आ रही है जी ना? जरूर उमर साहब, हाँ जी बिल्कुल आ रही है। बहुत शुक्रिया।
हमें चैट में सारे रिप्लाई करें, यस सर, यस सर। अच्छा, जी थैंक यू वेरी मच। मैं चैट नहीं देख रहा, बट एनीवे इंटरेक्टिव इसको रखें और कोशिश करें। मैं तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो जहाँ पे भी, उनको किसी किस्म की परवाह करने की जरूरत नहीं है इसकी कि माइक अनम्यूट करना है या सिर्फ चैट में लिखना है। आप जरूर अपना माइक ऑन करके जरूर बात कर लीजिएगा, मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। मैंने यही टाइम आप ही के लिए रखा हुआ है। एक बड़े मजे की किताब है, यहाँ से मैं शुरू करूंगा। ये किताब शायद इतने मजे की नहीं है, लेकिन उसका टाइटल बहुत मजे का है, और उस टाइटल ही जो है वो सब सब सारी स्टोरी बता देता है। इट इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, इट इज व्हाट यू डू अबाउट इट। आप के साथ जो कुछ होता है उससे कुछ बनता या बिगड़, इसका मतलब ये है कि आपके पास, आपके साथ जो कुछ होता है उससे बनता या बिगड़ता कुछ नहीं है। आप उसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, असल चीज वहां से बनती है और वहां से बिगड़ती है। आप लोगों ने वर्डप्रेस पे सीखा, आपने ब्लॉगिंग सीखी, कंटेंट राइटिंग सीखी, किसी ने, आपने वर्डप्रेस पे बहुत अच्छे लेसन्स लिए अपने टीचर्स से, अपने जो आपके ये जो यूथ इनिशिएटिव के लोग थे, एम्प्लॉयमेंट के इनिशिएटिव के लोग थे, उन्होंने आपके साथ बहुत टाइम गुजारा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा अभी आपका कुछ नहीं बिगड़ा, अभी आपने कुछ नहीं कमाया। असल चीज उस वक्त होगी जब आप इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे, आप इसके ऊपर कोई काम करेंगे। आपको अगर कभी, ये हर चीज में अप्लाई होती है ये चीज, अगर आपको किसी ने नंबर अच्छे नहीं दिए, अगर आपको किसी ने पैसे अच्छे नहीं दिए, अगर आपको प्रोजेक्ट किसी ने नहीं दिया, आपका बहुत राइट बनता था, आपको अगर किसी ने खुदा ना खास्ता गालियां दी, आपको किसी ने बुरा भला कहा, आपको नौकरी से निकाल दिया, आपको सीवी आपका अच्छा नहीं, आपको आपका डस्टबिन में डाल दिया, आपको रिस्पॉन्ड सही तरह से नहीं किया, अभी कुछ नहीं बना या कुछ नहीं बिगड़ा। बनता या बिगड़ता उस वक्त है जब आप उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, जब आप उसके ऊपर कुछ अपना अमल शुरू करते हैं। और यही सबसे खूबसूरत चीज है कि जब आप अमल नहीं करेंगे तो फिर बहुत सारा इल्म, बहुत सारी तालीम, बहुत सारी डिग्रीज, बहुत सारी सर्टिफिकेशंस किसी काम की नहीं होती। ये मैंने देखा है लोगों को करते हुए, ये मैंने लोगों के साथ होते हुए देखा है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेजुएशन की कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, मैंने मास्टर्स किया। उसके बाद बहुत सी नौकरियों की कोशिश की, कभी नहीं मिलती थी, कभी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, लेकिन मिल जाती थी तो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और उस पर काम शुरू कर देते थे। मेरे साथ ये भी हुआ कि मुझे एक दफ़ा नौकरी से निकाल भी दिया गया। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसने मुझे नौकरी से निकाल भी दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके बाद उससे बेहतर नौकरी दे दी। और फिर ये भी हुआ कि तकरीबन 8-9 साल के बाद जिस ऑर्गेनाइजेशन से मुझे निकाला गया था, उन्होंने मुझे दोबारा भी बुलाया। उन्होंने कहा जी आपने आना है, एक बहुत सीनियर लेवल की पोस्ट है, उस पर आ जाए आप। मैंने कहा जी नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं खुश हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उस पर खुश हूँ। सो मकसद ये है आपके साथ बात करने का कि आपके साथ जो कुछ होता है वो अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा हो तो उस पर बहुत ज्यादा छलांगे मारें जरूर, लेकिन इतनी ना मारें कि आप जमीन पे गिर जाएं, और अगर कोई बुरा हो जाए तो इतने नीचे ना गिर जाएं कि आपको उठना मुश्किल हो जाए। ऑलवेज थिंक दैट देयर इज अ न्यू डे, देयर इज समथिंग, बट उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या, बुरा हुआ तो उसके बाद आपकी क्या खराबी थी, वीकनेस क्या थी, अच्छा हुआ तो आपके अंदर क्या अच्छाई थी, और आप उसको सस्टेन कैसे कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखिएगा जिंदगी में। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो है आपका, इसमें भी अगर आप ये लेडर देखें, मुझे जो कहा गया था कि आपको एक ग्रोथ लेडर भी बतानी है, इसके अंदर अगर आप देखें तो बड़े मजे की चीज ये है कि आपका सबसे पहले माइंडसेट से स्टार्ट होती है चीज, सबसे नीचे माइंडसेट है। और माइंडसेट जब आपका पॉजिटिव होगा, जब माइंडसेट आपका ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, जब माइंडसेट आपका चैलेंजेस को कंट्रोल कर सकेगा, अजम्पशंस को साइड पे करेगा, और जो रियलिटीज हैं, फैक्ट्स हैं और पॉजिटिविटी है उसको लेके आगे चलेगा, तो वो आपको अच्छे बिहेवियर दे सकेगा जो अगली स्टेज पे आएंगे, कि आपका जो रवैया है वो बेहतर हो सकेगा। जब आपका रवैया बेहतर होगा तो फिर आप अच्छी स्ट्रेटजी भी अपना सकेंगे, और अच्छी स्ट्रेटजी बनाने अच्छी स्ट्रेटजी बना लेना सारा काम नहीं होता, आखिरी काम ये है कि उसको एक्शन में डालना। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी कहा कि जब तक आप अमल नहीं करेंगे, बहुत कुछ करने के बाद एक्शन में नहीं डालेंगे, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे एमए कर लेते हैं, बहुत सारी सर्टिफिकेशंस ले लेते हैं, बहुत सारी उनके पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा होती है, इवन बाहर से पढ़ के आ जाते हैं। और मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे सीवी भेजा, तो
हमने उनका सीवी देखा तो उनको रिजेक्ट कर दिया हमारी टीम ने, और हमने मेरे पास भी सीवी आया उनका, तो मैं सीवी, उन्होंने कहा जी मुझे क्यों रिजेक्ट किया गया, मुझे जरा इसका मकसद समझाएं। मैंने कहा भाई अब आपका सीवी मैंने उनका देखा तो उनके सीवी में नीचे जाके he was a graduate from USA, बाहर से पढ़े हुए थे। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये बंदा बाहर से पढ़ा हुआ, अमेरिका ने भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, मतलब सीवी कैसा बनाया हुआ है, मतलब है दो कि आप सीवी देखें और उसके बाद वो बंदा अच्छा होगा। आई एम नॉट सेइंग कि बंदा इज रॉन्ग, बट द वे यू मेक योर सीवी tells you a lot about how much time you spend on projecting yourself, regardless कि आप अपवर्क पे, फाइवर पे काम करें या आप कहीं पे सीवी भेजें, सब चीजें एक जैसी हैं, लेकिन जितना अच्छे तरीके से आप बनाते हैं, आप चाहे जहां मर्जी से पढ़ के आ जाए, आपका सीवी आपकी रिफ्लेक्शन है। बाजू का बहुत सारी चीजें बाहर के चीजें जो पढ़ी हुई भी लोगों की वो उनका नहीं बिगाड़ सकती। सो द एक्शन रिमेन्स कि आपको उस वक्त जो वक्त हाजिर है या उस वक्त का जो करंट सिचुएशन है उस हवाले से अपने आप को चैनलाइज भी करना है, अपने आप को जरूरत के हिसाब से चेंज भी करना है, और लोगों को जो कि आपके क्लाइंट्स हैं उसके हवाले से अपने आप को मोल्ड करना। नॉट द अनएथिकल वे ऑफ कोर्स, बट डेफिनेटली समथिंग विच इज एथिकल, विच इज प्रोडक्टिव, जो कि लोगों को आपको सपोर्ट कर सके, आपका काम लोगों को सपोर्ट कर सके, उस हवाले से आपने चलना है। सो ये जो ग्रोथ लैडर है इसका ख्याल रखिएगा जहन में। कहाँ से स्टार्ट होती है? माइंड सेट से स्टार्ट होती है, बिहेवियर चेंज से स्टार्ट पे जाती है, स्ट्रेटजी बिल्ड की जाती है, और फिर उस स्ट्रेटजी को एक्शन में डाला जाता है, जहां पे जाके आपका असल काम जो है वो सामने आता है। जो चैट बॉक्स है उस पर मुझे 18 नजर आ रहे हैं, पता नहीं आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन आई होप कि कोई अगर अच्छी बातें कर रहे हैं तो मुझे भी बताते जाइएगा बीच बीच में। ठीक है, कौन वो कर रही थी? निशवा, आप अगर बीच में कोई सवाल है तो जरूर मुझे शेयर करते रहिएगा। और जी जरूर। ठीक है, राइट। सो व्हाट आर द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस एंड स्किल सेट? ठीक है, एक तो ये जरूर कीजिएगा, आपने जो अभी की है क्वालिफिकेशन बढ़ाई है, अपनी सर्टिफिकेशन ली है या वर्डप्रेस के ऊपर आपने कुछ काम किया है, इससे रेलेवेंट फील्ड में अपने आप को, मैं अभी अगली स्लाइड्स पे आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा कि जो अपवर्क है उनकी रिकमेंडेड सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी हैं। अगर आप अपवर्क पे काम करना चाहें, आई एम नॉट सेइंग कि आप जरूर अपवर्क पे काम करें, बट व्हाट आई एम सेइंग दैट अगर आप काम करें फाइवर पे या अपवर्क पे तो उनकी क्या क्वालिफिकेशंस है, वहां पे कौन लोग ज्यादा सुटेबल होते हैं, वो जरूर देखिएगा। रेलेवेंट टू योर फील्ड, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? रेलेवेंट टू योर फील्ड। इफ यू हैव लर्नड वर्डप्रेस और डेवलपमेंट उसकी की है, तो उसी से रिलेटेड कोई आप अपनी डिग्रीज या अपना सर्टिफिकेट जरूर हासिल करें। बाज़ मैंने लोगों को देखा है कि हर किस्म की दुनिया में तालीम है, बिल्कुल है, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए लेना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन हर किसी चीज में हाथ डालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आप हाथ सिर्फ उस चीज में डालें जो कि आपका काम है। अगर मैं एचआर का बंदा हूं तो मैंने पिछले 10-15 सालों में एचआर ही की फील्ड में अपनी डेप्थ को कोशिश की है कि उसके अंदर चला जाऊं। मैं आई एम क्वालिफाइड, आई एम चार्टर्ड एचआर प्रोफेशनल फ्रॉम यूके। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं ना, इसी तरह चार्टर्ड एचआर भी होते हैं, तो वो मेरे पास है। फिर उसके बाद मैंने यूएसए से भी अभी रिसेंटली उनका एग्जाम पास किया है, जो उनका सीनियर सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एग्जाम होता है एचआर का, यूएसए से होता पाकिस्तान में। मैं यूएसए नहीं गया वो करने के लिए, लेकिन उन्होंने बनाया हुआ ऐसा सिस्टम, वो बड़ा सख्त किस्म का एग्जाम होता है, वो पास किया। तो मैं अपने ही उसमें, मुझे आई डोंट नीड बाकी अदर स्टडीज में, वैसी किताबें पढ़ता रहता हूँ। पॉलिटिकल साइंस में एमए करने की मुझे जरूरत नहीं है, साइकोलॉजी में हो सकता है मैं अगर कभी करना हो तो करूँ, क्योंकि एचआर से काफी साइकोलॉजी रिलेटेड है। इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी अगर वर्डप्रेस में या फाइवर में और अपवर्क में और डिजिटल लर्निंग के हिसाब से आप काम करना चाहती हैं, तो जरूर अपना जो डिग्री है या अपनी क्वालिफिकेशन है, जो अपनी स्किल सेट है, वो उसी लेवल, उसी के अंदर लेके जाएं, ताकि वहां पे आपकी डेप्थ भी बढ़े, और जब आपकी डेप्थ बढ़ जाएगी तो फिर आपको ऐसा ऐसा ब्रेड्थ भी आना शुरू हो जाएगी। स्किल सेट आपका जो है वो बड़ा जरूरी है। जैसे मैंने अभी बातें सुनी कि एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं लोग, और वो भी बनेंगे, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल स्किल्स भी कुछ आनी चाहिए, आपको नेगोशिएशन स्किल्स भी आनी चाहिए, और इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और ये ना समझिए कि वहां पे जाके जब आप प्लेटफॉर्म्स में जाएंगे, बहुत सारे, मैं भी अभी नेगोशिएशन, मुझे इतना अरसा हो गया नेगोशिएशंस करते हुए, प्रोजेक्ट्स विन करते हुए, अभी भी गलती हो जाती है।
हर हर नया जो क्लाइंट है वो आपको कोई नई चीज सिखाता है. योर जॉब इज टू कीप ऑन जो आपका पाथ है उसको सही रखें, उसके ऊपर लर्न करते रहें, क्योंकि आपको हर चीज से नई मैंने जो अपनी पहली किताब लिखी थी चूज और बी चोजन, वो बेसिकली वो भी जॉब सर्च के हवाले से ही है. वो लिखी उस टॉपिक पे गई थी कि क्योंकि मैं जॉब सर्च बहुत करता था उस वक्त और सीवीज बनाता था, तो वो मैंने लिखा कि यार इतनी चीजें मैंने लिखी, इतनी चीजें मैंने की, मुझे इतनी लर्निंग हुई कि उस पर मैंने अपना लर्निंग को हर एक दफा एक सीवी भेजने के बाद मैं उसको चेंज करता था कि ये पहले में गलती हुई है, अब मैं दोबारा इसको चेंज करता हूँ और इसको नए तरीके से भेजता हूँ. अभी तक अपना सीवी लिखता हूँ मैं, और अभी तक मैं अपना सीवी चेंज करता हूँ, अपनी प्रोफाइल चेंज करता हूँ, अपने प्रोफाइल को इन्हांस करने की कोशिश करता हूँ. तो ऑलवेज कीप ऑन. या आगे चल के मैं सीवी राइटिंग के हवाले से भी आपको बताऊंगा. ये बड़े मजे की चीज, वो जो पहली आपकी जो एक्सपर्ट थी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, उन्होंने भी ये बात बताई, कि मैंने भी लिखी हुई थी कि वर्डप्रेस जो है वो तकरीबन 35 से इससे भी ज्यादा है, मोर देन 35% इंटरनेट साइट्स जो है वर्डप्रेस पे है. तो वो ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी स्लाइड पे मैंने देखा था, उन्होंने भी बताया कि तो ये ऑफ कोर्स ये तो पक्की बात हो गई, 2 लोग बता रहे हैं तो आपको जाहिर है इसके ऊपर काम करेंगे. उसके अलावा जो आपकी क्वालिफिकेशंस बढ़ाने के लिए ये कुछ जगह हैं, मैं कुछ ट्वीटा के साथ भी काम करता हूँ, कुछ इस किस्म की चीजें भी हैं. तो वो मैंने उनकी साइट्स वगैरह से देखा कि फीमेल्स के लिए कहाँ कहाँ पे खास तौर पे क्वालिफिकेशन हासिल करने के तरीके हैं. केपी में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, पिंडी में है, इस्लामाबाद में है, अगर आप वहाँ पे आना चाहते हैं, वहाँ पे देखना चाहते हैं तो वहाँ पे हैं, और बहुत सारी इस किस्म के इंस्टीट्यूट्स हैं. आई एम नॉट रिकमेंडेड एनीवन आउट ऑफ दिस, बट आई एम सेइंग इज दैट यस, वंस यू स्टार्ट सर्चिंग आपको बहुत सारे वर्दी इंस्टीट्यूट्स जो है वो मिल जाते हैं, जहाँ फिर आप उसको जाहिर है अपने लिहाज से चूज करें कि उनकी अच्छी वो क्या है. ये कुछ ऐसी ये आप मैं जल्दी से गुजर जाऊंगा इसके ऊपर से, क्योंकि ये मेरा खास टॉपिक नहीं है, लेकिन वो चूंकि बात हो रही थी, मैंने एक सेशन फ्रीलांसिंग पे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया था, कुछ स्टूडेंट्स के लिए, तो उस हवाले से मैंने ये निकाली हुई थी, तो मैंने वो भी स्लाइड बीच में डाल दी. ये कुछ है ये जो अपवर्क वाले रिकमेंड करते हैं कि आपके पास ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए सीनियर लेवल. इसमें इसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं. हाँ, इसके कुछ पैसे लगते हैं, ऑफ कोर्स डॉलर्स में लगते हैं, लेकिन आप जब जाएंगे अपवर्क प्लेटफॉर्म पे या फाइवर पे भी आपको मिल जाएंगी, तो हर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इसकी प्राइसेस लिखी हुई होती हैं और इसका ड्यूरेशन लिखी हुई होती है. और अगर वो रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने ये करने हैं तो वो जरूर आप कर लें. इससे आपको अभी आपने जो वर्डप्रेस पे किया है, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और इसमें आप बहुत सारी चीजें और चीजें कर सकें. लेकिन जब आप आगे चलेंगे तो नेवर स्टॉप एट वन थिंग. आपकी जो दिमाग है ना, उसको भी जरूरत होती है कि बार बार नई नई चीजें करना, और अपने आप को अगले लेवल पे लेके जाने के लिए आपको बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी सर्टिफिकेशंस को बढ़ाते रहें और अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाते रहें. अगर आप एक ही चीज, अक्सर औकात ना पुराने प्रोफेसर हुआ करते थे जो कि या जो स्कूल टीचर होते थे, वो जो आज से 20 साल पहले उन्होंने नोट्स बनाए थे, वही नोट्स दोबारा छाप छाप के उसी तरह से अगलों को पढ़ाते रहते हैं. तो वो बेचारे टीचर जो है, अल्लाह करे वो भी अच्छे टीचर होते हैं, मतलब बुरे नहीं होते, लेकिन फिर वो उतने ही टीचर रहते हैं, फिर वो बेचारे वही तनख्वाह और वही चीजें करते रहते हैं. तो अगर आप भी आज से 20-22 सालों के बाद यही सोचेंगे भाई जो मैंने उस वक्त सीखा था 2021 में वो आज भी ठीक है, तो वो ठीक नहीं रहेगा. अब तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा. अब तो सिर्फ 5 साल बाद शायद वो सारी चीजें खत्म हो जाए. गूगल की एक रिसर्च थी, उस पर एक ऑनलाइन उस पर लिखा हुआ था कि पीपल हु आर इंजीनियरिंग कॉलेज में खास तौर पे, कि दोज हु फर्स्ट ईयर में जो वो स्टडी करते हैं साइंस या नॉलेज लेते हैं, बाय द टाइम दे ग्रेजुएट आफ्टर 4 years और 5 years वो ऑब्सोलीट हो चुकी होती है. तो ये इतनी तेजी से चीजें चल रही हैं. तो ये इसी हिसाब से आपको भी यू शुड कीप एन आई ऑन दिस, कि आप के प्रोफेशन में, आपके काम में कौन सी चीजें जो हैं वो अच्छी चल रही हैं. सो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप करूंगा और अब आपसे पूछूंगा. इसमें आप सारे शामिल हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी अगर आंसर देना चाहें तो वो भी बीच में बात कर सकते हैं. आप मुझे अब ये बताइए कि व्हाट इज द गोल ऑफ अ रेज्यूमे और अ पर्सनल प्रोफाइल. अब हम रेज्यूमे की तरफ आ जाते हैं. पिछली चीजें तो मैंने वैसे ही जरा स्टार्टर के लेवल पे थी, आपकी एपिटाइजर के तौर पे थी, आपकी भूख बढ़ाने के लिए. आई डोंट नो भूख बढ़ी है कि नहीं, लेकिन अब आप ये बताइए कि व्हाट इज द गोल ऑफ अ रेज्यूमे और अ पर्सनल प्रोफाइल. आपका क्या ख्याल है कि क्या होता है उसका मकसद. क्यों जी? एनीवन कोई शेयर करना चाहेगा?
चले मैं स्टार्ट करती हूँ और फिर उसके बाद हम पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा कहेंगे कि वो स्टार्ट करें। सो मेरे ख्याल में जो गोल ऑफ रेज्यूमे और पर्सनल प्रोफाइल होता है, बेसिकली एक पेज पे आपके सारे एक्सपीरियंसेस वो एम्प्लॉयर से कम्युनिकेट कर रहा होता है, एक इंडिविजुअल के बारे में बता रहा होता है। सो ताकि वो आपको जान सके सिर्फ एक पेज पे ही। सो मेरे ख्याल में ये हमारे पास एक और चैट में भी कमेंट आया है कि the goal of a resume is to find yourself a place in this world and earn something through it. गुड गुड गुड, वेरी गुड, आपका भी बड़ा अच्छा, वेरी गुड। और कोई? It's a summary of your experience, आपके skills, एक मतलब जो आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है और जो आपके स्किल्स हैं, एक समरी उसमें लिख लेते हैं सारा। जी बिल्कुल। जमीला, थैंक यू वेरी मच जमीला, बहुत शुक्रिया। और कोई नीलोफर अगर ने शेयर? कहा है to showcase oneself skills. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सर, मुझे लगता है ये डिफाइन करता है कि आप क्या हो और जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो इसके लिए आप क्यों जरूरी हो। ओके, वेरी गुड, ठीक हो गया। गुड मायरा, थैंक यू। फरहीन ने कहा है first introduction, then letting the employer know about your skills and ultimately securing a job. And Aisha ne kaha hai to prove yourself that you are the right choice by telling your background of certifications and qualifications. वेरी गुड, जबरदस्त। चलें, थैंक यू वेरी मच। अभी टाइम हमारे पास थोड़ा है, मैं अगर कोई और कुछ कहना चाहता है तो जरूर मुझे रोक के कह दीजिएगा। मैं आपके सामने अब स्लाइड पे ना कुछ शेयर करता हूँ। आपने इसी किस्म की बातें मेरा ख्याल है हमने ज्यादातर की हैं। एक तो ये कि टू शो केस योर एवरी अचीवमेंट, justify why you are changing jobs, to explain why you have left so many or so few jobs in your career, to mention when you receive promotions, awards, to describe the size of the organization or team, or to ये क्या है, to land you a job offer without an interview। ठीक है, तो ये मैंने पहले से ही कुछ खैर लिखे हुए थे। आपका जवाबात जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और इसी के से मुताबिकत रखते हैं। लेकिन एक बड़े मजे की बात ये है कि ये सारे जवाबात गलत हैं, जो मैंने लिखे थे वो भी और जो आपने कहे वो भी। ठीक है, तो सीवी का मकसद बिल्कुल ये नहीं होता और आपकी पर्सनल प्रोफाइल का भी मकसद बिल्कुल ये नहीं होता। ठीक है, तो अब आप हैरान हो रहे होंगे और इस तरह से आप मुझे गुस्से से ना देखें, क्योंकि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। ये तो अक्सर ऐसी चीजें होती रहती हैं। अब जब उस्ताद होता है फिर वो तो उस्ताद ही होता है ना, वो उसके पास कोई ना कोई गिद्दड़ सिंगी होती है कि चीजें को बदलने की। तो मेरा ये ख्याल है, जो मैंने लोगों को बताया भी है, कहते भी सुना है, कि ये सारी चीजें जो हैं ये आपके सीवी का मकसद नहीं है। आपके सीवी का मकसद क्या है? सीवी का मकसद, या अभी हम चूंकि एक डिजिटल एज में हैं और हम अपवर्क की बात कर रहे हैं और फाइवर की बात कर रहे हैं और पर्सनल प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, लिंक्डइन के प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, तो सीवी का जो मकसद है या रेज्यूमे का जो मकसद है, बाय द वे रेज्यूमे और सीवी में फर्क होता है। रेज्यूमे जो है वो बेसिकली इट्स मोर डिटेल्ड और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे चलता है। उसके अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जो सीवी है उसको करिकुलम वाइटे कहा जाता है। वो ज़्यादातर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या जो एजुकेशनल या प्रोजेक्ट बेस्ड चीज़ें होती हैं, जहाँ पे आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर आपका सीवी चाहिए, करिकुलम वाइटे चाहिए, तो वहाँ पे वो यूज़ होता है। तो रेज्यूमे इज अ मोर, वैसे कोई खास फर्क भी नहीं। अगर आप इसमें ज्यादा परेशान ना हो, आपका फील्ड, ये मेरे परेशान होने वाली बात है क्योंकि मैं इस फील्ड से मुतल्लिक हूँ, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चाहे उसको सीवी कहें चाहे रेज्यूमे कहें, लेकिन ये मैं सिर्फ एक छोटा सा फर्क उसका बताना था। तो खैर बात ये हो रही थी कि गोल क्या है सीवी का। तो सीवी का या रेज्यूमे का जो गोल है वो ये है, टू गेट यू एन इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इट्स जस्ट वेरी सिंपल वन लाइनर। सीवी या रेज्यूमे या पर्सनल प्रोफाइल is one thing which will help you to get a opportunity for a meeting, opportunity for a project के next step के लिए जाने के लिए। उससे सीवी से इसको कोई गरज नहीं है आपके एम्प्लॉयर को या जो आगे देख रहा है कि भाई आप कितने खूबसूरत हैं, आप कितने अच्छे मेकअप करते हैं, आपने कितना अच्छी डिग्रियां ली हुई हैं। ठीक है, वो आपने लिखनी है, वो आगे चल के बताऊंगा आपको, बट हमेशा मकसद को जहन में रखिए
जब आप मकसद ज़हन में होगा ना, आपका एंड मकसद ज़हन में होगा, तब आप अपने सीवी को सही तरीके से बना सकेंगे, सही तरीके से उसको चेंज कर सकेंगे और उसके अंदर जो भी सुर्खी पाउडर लगाना है वो सारी चीज़ें कर सकेंगे। लेकिन अगर आपको मकसद क्लियर नहीं होगा तो फिर आप उसके अंदर बहुत सारे, और मैं रोज़ाना की बेसिस पे ऐसे-ऐसे सीवी देखता हूँ कि आँखें दंग रह जाती हैं, दिल परेशान हो जाता है और सर में दर्द शुरू हो जाती है कि ऐसे साहब मतलब क्यों, मतलब अभी तक नौकरी क्यों कर रहे हैं और अगली नौकरी क्यों ढूँढ रहे हैं? क्योंकि उसकी बेसिस फिर अक्सर हम नाराज़ भी हो जाते हैं एम्प्लॉयर्स के साथ या रिक्रूटर्स के साथ कि देखो हमारा सीवी जो है वो डस्टबिन में डाल दिया। वो भी मैं आगे जाके वजह बताऊँगा आपको कि आपकी सीवी जो है या पर्सनल प्रोफाइल क्यों नहीं देखी जाती। तो वो बड़े मज़े की चीज़ें हैं आगे चल के, आप यू विल एन्जॉय। तो ख़ैर इसका मकसद क्या है कि आपका जो इंटरव्यू की अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, आपसे कोई बात तो करे, आपसे अगले स्टेप, उसके बाद फिर आपकी कहानी शुरू होगी। तो पहला मकसद, ओनली वन मकसद ऑफ योर सीवी इज़ टू हैव एन अपॉर्च्युनिटी टू हैव एन इंटरव्यू और अ मीटिंग विद द डिसीजन मेकर, जो कि सामने बैठा हुआ है, जिसको आपने कभी देखा नहीं, जिसको आप बस वैसे ही ख्वाबों में देखते हैं, उसके साथ आपका एक इंटरव्यू कहीं ना कहीं से हो जाए। ठीक है, राइट जी? कोई क्वेश्चन या कोई इसके ऊपर कोई कमेंट किसी ने देना है या किसी को इतराज है तो मुझे बता दें, मैं ताकि वो इतराज को ठीक कर सकूं अपने आप को सर भी ठीक। यहाँ पे एक मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर सीवी का मकसद होता है इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी को मतलब आप अवेल कर सको, तो क्या हम फिर सीवी में थोड़ा सा मतलब अपने जो भी हमारे सक्सेसेस अचीवमेंट्स हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा के लिख सकते हैं? बिकॉज एंड मकसद तो हमारा इंटरव्यू है, बट ऑल्दो कि वो इतना ज्यादा हमने अचीव ना किया हो, बट टू गेट एन इंटरव्यू जो कि गोल है तो वो पूरा हो जाए, तो क्या वो एक अच्छी सीवी होगी या ऐसा क्या करना चाहिए? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता बेसिकली। अभी मैं आगे चल के वैसे उसको डिटेल में बता देता हूँ आपको, लेकिन चूंकि अभी आपने पूछा है तो आपने अपनी सक्सेसेस को, अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं करना। ये एक एथिकल साइड भी आपने साथ में रखनी है अपनी। आप यू आर नॉट, यू आर basically what you are doing through your resume or CV is to give a document about yourself टू एनी अननोन पर्सन, उनको दे रहे हैं। वजह क्या है? ताकि वो आपको बुला सकें। अब उसके अंदर आपने झूठ, क्योंकि झूठ नहीं बोलना या बढ़ा चढ़ा के नहीं बतानी या इतना लंबा नहीं कर देना कि वो पड़े ही ना। हाँ, आपने सक्सेस अपनी जो है उसको नंबर्स में मेंशन करना है ताकि वो जो नंबर्स हैं वो नजर आ सके। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। नंबर्स बड़े जरूरी होते हैं क्योंकि आई कैचिंग चीज जो है वो हमेशा लोगों के पास टाइम नहीं होता। आपने सुना होगा कि जो इंटरव्यू जो सीवी देखने वाले हैं वो तकरीबन 20 से 30 सेकंड, इससे भी कम, मैं भी यही करता हूँ मैं यही करता हूँ, बहुत सारे दुनिया में सारे लोग यही करते हैं, ये स्टडीज अवेलेबल है। 20 सेकंड से ज्यादा आपका सीवी कोई नहीं पहली नजर में देखता। 20 सेकंड है सिर्फ आपके पास, इन अदर केसेस इससे भी कम, 15 सेकंड। नाउ आप 15 सेकंड में क्या चीज ऐसी मेंशन करेंगे, आपका सीवी ऐसा कैसे होगा कि वो 15 सेकंड से बढ़ जाए और वो आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पार्क कर दे कि नहीं यार मैंने इसको दोबारा पढ़ना। ठीक है, तो वो हमें ज़हन में रखना है जो आपका सवाल था कि हम उसके अंदर उसको कोई चीजें बढ़ानी नहीं है, चीजें सिर्फ इस तरह से मेंशन करनी है कि वो 15 सेकंड की जो आपकी अटेंशन है शुरू की वो ली जा सके उस इंडिविजुअल की। ठीक है, जी निश्मा, हैव आई क्वेश्चन? जी जी सर सर जब आप सीवीज देखते हैं तो कौन सी चीज आपको ट्रिगर करती है? ट्रिगर क्या करती है, मैं अभी आगे जाके बताता हूँ आपको। बहुत सारी चीजें ट्रिगर करती हैं। देखें, 15 सेकंड में एक जो जितने भी होते हैं ना रिक्रूटर, वो बड़े क्या होते हैं, वो बड़े चालाक होते हैं, बड़े अजीब किस्म के लोग होते हैं। वो मुझे समझ लें आप फिलहाल के तौर पे, मैं इतना अजीब ना, मैं इतना चालाक हूँ, लेकिन वो सारे ऐसे ही होते हैं क्योंकि रोज इतना काम करना होता है, ये चीजें देखनी होती हैं बहुत सारे रिक्रूटर्स ने, एचआर मैनेजर्स ने। तो उनकी नजरों के सामने से ना वो हाईलाइट वो यूं करके देखते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके जहन में ये होता है कि हमने जिस जॉब के लिए हायर करना है उस जॉब में ये बंदा फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हर पोजीशन के लिए फर्क चीज हो सकती है। ठीक है, अब आप अगर एक
बिल्कुल फ्रेशर हैं और नए लोग हैं और अभी आपने अप्लाई करना है कहीं पे, तो वहां पे जो इंटरव्यू करने वाला या देखने वाला, सीवी देखने वाला है, उसकी नजर में कुछ और चीजें वो देखेगा। अगर एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो फिर वो कुछ और चीजें देख रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अब आप जब जूनियर हैं, अभी आपने बिल्कुल फ्रेश चीजें करनी है, तो सबसे पहले आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको देखें। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप शुरू के 5 साल हैं जो आपके कैरियर के, उसमें 4 या 5 साल, इससे ज्यादा नहीं, उसमें आपको आपका एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है या एजुकेशनल हिस्ट्री है वो सबसे ऊपर रखनी चाहिए, ताकि आपका एजुकेशन और उसके अंदर जो कुछ आपने किया वो नजर में रहे। जब आप 4 या 5 साल या बाज केसेस में 3 साल से भी ऊपर चले जाएं, उसके बाद अब आपकी एजुकेशन पीछे चलेगी। अब आप एजुकेशन की बजाय एक्सपीरियंस से जाने जाएंगे। तो एक्सपीरियंस को आप, जो एजुकेशन है उसको बॉटम पे ले जाएं और अब आप एक्सपीरियंस ऊपर रखना शुरू कर दें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है बाज़ औक़ात ऊपर, जो सबसे ऊपर आपने अपनी हेडलाइन लिखी होती है कि आप हैं कौन, आप अपने बारे में क्या, जिसको मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। कैरियर ऑब्जेक्टिव की बात नहीं मैं कर रहा, मैं आपकी अपने हेडलाइन के बारे में बात कर रहा हूँ कि यू एक्सप्लेन योरसेल्फ हु यू आर in just 1 or 2 lines, not more than that। इतना ज्यादा टाइम नहीं है आप बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखें, हाईलाइट करके बुलेट पॉइंट्स लिख के आप अपनी मेजर चीजें जो है। तो ये मेजर चीजें हैं, ये 6 पॉइंट हैं, इनका ख्याल रखें। अगले साइड पे भी कुछ आ जाएंगे। एक तो ये कि व्हाट डू ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स वांट इन योर रेज्यूमे, ये जो अभी आपने सवाल किया, ये अचीवमेंट्स और वैल्यू एडिशन, ठीक है ना। वो सबसे पहले ये चीज देख रहे होते हैं कि आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं। जो मैंने और बातें बताई उसके साथ साथ आप अपनी अचीवमेंट्स, वो चाहे अगर आप अभी एजुकेशन ही से फारिग हुए हैं तो आपकी कुछ ना कुछ तो जिंदगी में अचीवमेंट्स होंगी ना। आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं, कोई वॉलंटियर है, या कोई कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कोई काम किया, या अगर आप ब्लॉगर हैं, या अगर आप वर्डप्रेस पे काम किया हुआ है, या अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये जो आपने ट्रेनिंग हासिल की इसके हवाले से कोई अचीवमेंट्स, ऑलवेज मेंशन योर अचीवमेंट्स और वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है। आप अक्सर, मैंने कैरियर ऑब्जेक्टिव किया, अगर आप 5वां नंबर पॉइंट देखें ना नीचे, पहले मैं इस पे आ जाता हूं, शुड कैरियर ऑब्जेक्टिव बी इंक्लूडेड? नो। आपके कैरियर ऑब्जेक्टिव से किसी प्रोजेक्ट देने वाले को, अगर आप फाइवर पे या उस पे बात कर रहे हैं, अपवर्क की बात कर रहे हैं, या आप सीवी की बात कर रहे हैं, किसी को भेजने, आप उस एम्प्लॉयर को आपके कैरियर ऑब्जेक्टिव से कोई गरज नहीं है। ये आप ज़हन में, ये एक मिथ है। ये हमने बड़े सीवीज, हमेशा अभी भी आते हैं सीवीज और लिखते हैं लोग कि मेरा कैरियर ऑब्जेक्टिव ये है कि जी आई वांट टू बी, मैं लर्नर बनूंगा और आप, और बहुत लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके पास आके मुझे, और मैं अपने कैरियर में ये बन जाऊंगा। भाई इससे उसको क्या फायदा पहुंचेगा? कंपनी जो है, जो कंपनी है, किसी भी किस्म की कंपनी है, चाहे डोनर फंडेड है, चाहे कॉर्पोरेट है, चाहे पब्लिक सेक्टर है, चाहे जो भी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो तो आपको इसलिए हायर कर रहा है या इसलिए आपको रेज्यूमे ले रहा है कि उसको कोई फायदा पहुंचे। तो आपने उसकी बात करनी है कि मैं तुम्हें कैसे फायदा पहुंचा सकता हूँ, वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं आप उसको कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, ये आपने बात लिखनी है। आपने अपने बारे में अचीवमेंट्स के थ्रू बोलना है, आपने अपने कैरियर, अपनी एस्पिरेशंस नहीं उसको बतानी। वो अगर आप किसी फी सबिलिल्लाह टाइप ऑफ कंपनी में चले जाएं तो हो सकता है आपको वो आपकी एस्पिरेशंस को भी वो गौर करे, लेकिन ज्यादातर आपको गौर करेगा तो वो आपको वैल्यू एडिशन, आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, या आपने पास्ट में क्या किया हुआ है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है। परसेंटेज बोलती हैं, नंबर्स बोलते हैं, और आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो बोलती हैं। अचीवमेंट्स और वैल्यू एडिशन, क्या आप आगे क्या कर सकते हैं। Why some resumes never read past first sentence? Why? Because fancy fonts होते हैं उसके अंदर, बैड ग्रामर होती है, सेंटेंसेस लॉन्ग होते हैं, इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस कोई नहीं पढ़ सकता। मैं अभी आगे चल के आपको सीवी भी दिखाऊंगा। हाउ टू मेक श्योर योर रेज्यूमे स्टैंड आउट, बाकी लोगों से कैसे आगे चले। प्रोफेशनलिज्म एंड टारगेट फॉर द जेडी, डू नॉट मेक द रीडर गेस, ठीक है। रीडर को गेसिंग करने पे ना लगाए, उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि वो आपके उसमें से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करे कि भाई ये आप हैं कौन। मतलब आपने अगर वर्ड प्रेस आपने की हुई है तो कहीं नजर भी तो आना चाहिए, या आप मतलब करेंगे क्या मेरे लिए आके, मुझे कितने नफलों का सवाब है कि मैं आपको हायर कर लूं। आप जरा जरूर काम कर सकते होंगे, लेकिन बताएं तो सही आप करते क्या हैं। जेडी को पढ़ें, उसने जॉब डिस्क्रिप्शन, उन्होंने किस किस किस्म का बंदा चाह रहे हैं वो लोग, वो अगर वो चाह रहे हैं बंदा तो फिर वो उस हिसाब से वो बातें लिखें बीच में। हाँ, गलत नहीं होनी चाहिए, जो वो बंदा चाह रहे हैं उस हिसाब से उस जेडी को टारगेट करें, उस जॉब डिस्क्रिप्शन को टारगेट करें। हाउ टू गेट द रेज्यूमे टुवर्ड्स द इंटरव्यू, मेक इट अचीवमेंट बेस्ड, मैंने पहले आपको बता दिया।
ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव की जरूरत नहीं है उनको, आपने अपना ये बताना है कि मैं आपके लिए कितना सूटेबल हूँ। लेंथ ऑफ द रेज्यूमे क्या होनी चाहिए, आपकी स्टेज ऑफ कैरियर क्या है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक सफ़े से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास आपका कैरियर अब बढ़ चुका है, मेरा सीवी इस वक्त तकरीबन 8 सफ़ों पे चला गया हुआ है, ठीक है। मैं बाज़ उसको कंसाइज करता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ कि इतना लंबा, लेकिन उसमें बुलेट्स हैं बहुत सारे। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त मेरा बड़ा फजूल सीवी था, मुझे नहीं बनाना आता था, लेकिन बनाते बनाते आया। जब आपने स्टार्ट करना है, पहला आपका जॉब एक्सपीरियंस कोई है, अभी शुरू के 1-2-3 साल ही गुजरे हैं, तो आपको एक सफ़े पे ही रहना चाहिए। हाँ, अगर आप 5 साल से 6 साल से ऊपर चले गए हैं तो दूसरे सफ़े पे चले जाएं। कोशिश ये करें कि दोनों सफ़े भरे हुए हों, ये ना हो कि एक सफ़ा आगे गया और अगला सफ़ा आधा ही अभी हुआ तो आगे खाली पड़ा हुआ सारा कुछ। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा कर रहे हैं उसको, लेकिन जितना ज्यादा आप जितना काम किया है उतना ज्यादा आप उसके अंदर लिखें जरूर, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या है, यूज प्रोफेशनल एंड स्पेसिफिक जार्गन्स, ठीक है। जो आपका एक सवाल अभी तो था, उसी का ही कंटिन्यूशन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि आप स्पेसिफिक जार्गन्स इस्तेमाल करें उस प्रोफेशन में जो इस्तेमाल होते हैं। अगर आप आईटी के लिए, वर्डप्रेस के लिए अप्लाई कर रही हैं, सोशल मीडिया मार्केटियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कंटेंट राइटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस प्रोफेशन में जो जार्गन्स या जो खास इस्तेमाल होती हैं टर्म्स, वो इस्तेमाल करें। कि उसमें जैसे अभी पिछली मैडम बात कर रही थी, बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स थी, मुझे नहीं वो याद इतनी, लेकिन उस किस्म की टर्म्स इस्तेमाल होनी चाहिए। मेंशनिंग योर एजुकेशन, ये मैंने पहले आपको बताया, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो शुरू के 2-3-4 सालों में आपके कैरियर के वो ऊपर आना चाहिए, और उसके बाद वो नीचे चला जाना चाहिए, पीछे चला जाना चाहिए। हाँ, और उसमें भी ये कोशिश करें कि अगर आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इतना अच्छा नहीं है, बहुत नोन नहीं है, और वो, तो उसको भी कोशिश करें कि उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का फॉन्ट छोटा कर दें और जो आपने पढ़ा है वहां पे उसको बड़ा कर दें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो कि मैं छोटे से टाइम में इस वक्त आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं उस मौके की मुनासिबत से अपने आप को आगे लेके। मेंशन रियल लाइफ प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस को, रियल लाइफ आपके, जैसे अगर आप, मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि जी अभी तो मेरी नौकरी को नहीं लगी तो मेरे पास एक्सपीरियंस कहाँ से आ सकता है। आ सकता है अगर आप अपने जो वॉलंटियर काम है या यूनिवर्सिटी में एक्टिव रहें, वहाँ पे जो आपने काम किए हुए हैं, और अगर आप जब यूनिवर्सिटी से निकल गए हैं और अभी वक्त नहीं है तो अपने इर्द गिर्द अपने आप, अभी आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिल सकती है। अगर आपको इवन पैसे नहीं भी मिल रहे, अगर कोई पैसे नहीं भी दे रहा, उस वक्त भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। मैं एक अपनी ट्रेनिंग किया करता हूँ, मेरी बुक में भी है, आर्टिकल भी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है उसका। ये बात याद रखिएगा, यू कैन बी जॉबलेस, ठीक है। You can be jobless, but you cannot be workless, ठीक है। ये बड़े मजे की बात है, लिखना चाहते हैं तो लिख लें। You can be jobless, but you can never be workless। आप काम, आपको नौकरी आपके इख्तियार में नहीं है, आपको प्रोजेक्ट किसने देना है आपके इख्तियार में नहीं है, वो उसके इख्तियार में है। लेकिन जो काम है आप खुद से कर सकते हैं, आप खुद से निकाल सकते हैं, और उस काम को फिर एक्सप्लेन आप खुद से कर सकते हैं। आप अपने घर में बहुत सारे काम कर सकते हैं ऐसे, या वॉलंटियर बेसिस पे अपने फैमिली में बहुत सारे काम कर सकती हैं आप। अपने बहन भाइयों को पढ़ाने का काम हो सकता है, अपने मोहल्ले में कोई बच्चियां हैं उनको पढ़ाने का काम हो सकता है, उनके लिए ऑनलाइन कोई फोरम बनाने का काम हो सकता है, व्हाटएवर, कुछ भी उनको हेल्प, वो सारे कामों की लिस्ट में आ जाएंगे आपको। अब आपने उनको लिखना किस तरह है, ये खैर एक मजे की कहानी है, लेकिन उसको आप बड़े प्रोजेक्टिव तरीके से अपने तरीके से लिख सकते हैं। मेंशन अचीवमेंट्स, नंबर मैंने पहले बात कर दी। मेंशन हॉबीज और इंटरेस्ट, जो आपने हॉबीज और इंटरेस्ट लिखनी है वो भी इस तरह से लिखें कि वो आपका जो जॉब आप करने के लिए जा रहे हैं उसमें आपको उसको लगे कि यार ये इसकी जो हॉबीज हैं और इंटरेस्ट हैं वो भी इसी तरह से, मतलब उसमें गलत नहीं। अगर आपने कभी जिंदगी में किताबें नहीं पढ़ी तो ये लिखने की जरूरत नहीं है कि अपने किताबें, आप बुक रीडर हैं, अगला पूछ ले कि भी कौन सी किताब पढ़ी बताओ जरा, तो आप कहें मैं नहीं, ना इश्तियाक अहमद के नावल पढ़े थे जी, या कोई इमरान सीरीज पढ़ी थी, या पता नहीं क्या पढ़ा था। तो वो तो मतलब कहेगा यार मतलब जी इस किस्म की किताबें पढ़ के तो आप नहीं ना मेरे से आता बातें करें। तो अगर आपने किताबें नहीं पढ़ी तो जरूरत नहीं है कि किताबें लिखने की। अगर आपने जो काम किया है, हॉबीज हैं जो आपकी, वो लिखें। हाँ, लेकिन उसको ये कोशिश करें, अगर आप इंटरनेट सर्विंग करते हैं बहुत सारी, या कोई गेम है वो खेलती हैं, या कोई घर का काम ही करती हैं, इवन अगर आप, बड़े मजे की बात आई अभी ज़हन में आई मेरे, अगर आप इवन घर का काम भी करती हैं ना, तो और वो आप हॉबी में लिख सकती हैं कि मैं घर की, फॉर एग्जांपल घर की सफाई करती हूँ, ओ यार ये बड़ा मजे का काम है, ये हॉबी है, मेरा हॉबी है कि आई think things, I want things to be clean all the time. So you are a good administrator. So you
और उस पैरेंथेसिस में वो लगाएं और उसके अंदर लिखें this hobby of mine shows that I am a good administrator, shows that I can handle my office well, shows that I can organize things well. So ये जरूर लिखें. हॉबीज बिना मकसद के कोई चीज ना लिखें, क्योंकि वो आपकी एक डॉक्यूमेंट है जो कि सेव हो जाएगी. हो सकता है इसी पे नजर पड़ जाए पढ़ने वाले की कि यार ये हॉबी ये लिखी हुई है कि शी क्लीन्स द हाउस. ओ माय गॉड, ये क्या इस किस्म की हॉबी है भाई. लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है उसमें ब्रैकेटें लगा के ये लिखा हुआ है कि this helps me organize the things well, so I can organize your office well. So whatever, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन टाइप जॉब में अप्लाई कर रही हैं तो this sounds very well. Any volunteer work ये लिख सकती हैं. कीप अपडेटिंग योर रेज्यूमे. अच्छा, अपने रेज्यूमे को अपडेट करते रहें. ये कोशिश करें कि हर महीने कम से कम या 2 महीने के बाद उसके अंदर कोई चीज़ ऐड होनी चाहिए, कोई एक लाइन ऐड होनी चाहिए. मैं पिछले 20 सालों से मेरा जो 8 सफ़ों का बन गया है वो शायद इसीलिए बन गया कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर महीने 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद कोई ना कोई नई लाइन ऐड हो जाए. और वो क्यों ऐड हो? क्योंकि एक्चुअली मैंने काम करना होता है, मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे काम करना है. जब मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था उस वक्त भी, और जब अब भी फ्रीलांसिंग कर रहा था उस वक्त भी, और जो अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ उस वक्त भी, आई कीप ऑन एडिंग समथिंग. अगर मुझे कोई और काम नहीं दे रहा तो मैं खुद से काम पकड़ लेता हूँ कि यार मैंने खुद से अपना यूट्यूब चैनल मैंने बनाया, तो उसके अंदर मैंने कोई अब तक 160 के करीब वीडियोस, ओरिजिनल वीडियोस है, मैं किसी की वीडियोस नहीं उसमें डालता, अपनी ओरिजिनल वीडियोस खुद बना के ट्रेनिंग के प्रोग्राम की उसमें डालता हूँ. तो मैं मतलब ये नहीं दायरा के 160 पॉइंट नहीं उसके अंदर आ गए, लेकिन ये जरूर आ गया कि यार मेरा तजर्बा है, ये मैंने किया हुआ, ये किया हुआ. तो इस किस्म की चीजें जरूर आप करते रहें. इसलिए इसी तरह से रेफरेंसेस, मैं अक्सर देखा है लोगों के सीवीज के नीचे या प्रोजेक्ट्स भी अगर आप वो कर रही होंगी तो रेफरेंसेस का खाना जो है उसमें ये लिखा होता है कि विल बी फर्निश्ड ऑन रिक्वेस्ट. अगर आपके अच्छे रेफरेंसेस हैं तो जरूर लिखें. आपका रेफरेंस लिखने से किसी का कोई डायरेक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है जो आपका रेफरेंस है, वो नीचे लिखने से आपके सीवी की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है कि ओ यार इतने बड़े बंदे का नाम लिखा हुआ है इसने. ठीक है. एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल अभी तक? निश्वा, एनी क्वेश्चन? जी सर ये जो आ रहे हैं सवाल, सर आपके चैनल का नेम क्या है? यूट्यूब चैनल नेम, काइंडली शेयर योर यूट्यूब चैनल लिंक. नहीं वो छोड़ें, वो यूट्यूब चैनल को बाद में देखेंगे. मैं कौन सा अभी कोई दुनिया न्यूज थोड़ी चला रहा हूँ अभी. वो बाद में आपको मेरे प्रोफाइल पे से देख लीजिएगा, जरूरत नहीं है. Excuse me sir, I want to ask you a question. जी प्लीज. मेरा क्वालिफिकेशन जो है तो वो MS इकोनॉमिक्स है, लेकिन मैं काम कर रही हूँ पिछले 6 साल से फाइनेंस डिपार्टमेंट में. तो ये मतलब क्या वो इमेज वो करता है कैरियर पे? अगर आपकी क्वालिफिकेशन चेंज हो लेकिन आपका जो कैरियर हो वो किसी और फील्ड में हो तो? आपने इकोनॉमिक्स में एमएससी किया? जी. और अकाउंट्स में काम कर रही हैं? जी बिल्कुल. मैं आपको बताऊं, मेरा भी एमएससी इकोनॉमिक्स है. ठीक है. वाह. मेरा एमएससी इकोनॉमिक्स है और मैं एचआर में काम कर रहा हूँ पिछले 20 सालों से. ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जी, लेकिन सर मैं एक बात बताना चाहती हूँ. जब मैं यहाँ पे जहाँ मैं काम कर रही हूँ, पहली टाइम मैं इंटरव्यू के लिए गई थी तो मुझे बोला था आपने कॉमर्स पढ़ा है और आप आई हैं एचआर पोस्ट के लिए, तो हम आपको किस तरह से लेने? आपने तो एचआर पढ़ा ही नहीं है. तो सर हाउ डिड यू मैनेज दैट? नहीं, अब होती है बात. लेकिन आप तो कह रही थी अकाउंट्स में, आप एचआर में तो नहीं है. जी सर, वो बाद में फिर मेरा अकाउंट्स में जॉब हो गई थी. पहले मैं गई थी एचआर पोस्ट के लिए वहाँ पे. तो वो बेसिकली इंटर्नशिप थी. उन्होंने इंटर्नशिप के लिए मुझे नहीं मतलब हायर किया कि आपने कॉमर्स पढ़ा है, एचआर का तो आपको कोई मतलब एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, तो हम आपको कैसे रख सकते हैं? तो आप किस तरह कॉमर्स के बाद एचआर में मतलब इससे एक्सपर्ट बन सकते हैं? मतलब क्योंकि लोग जिस तरह से करते हैं ना, आपको तो आइडिया होगा इस चीज का. मैंने ये कर लिया, लेकिन वो मैंने 20 साल 22 साल पहले किया था. मैंने वो 25 साल 97 में मास्टर्स किया था. उस वक्त एचआर नहीं होता था और इतनी ज्यादा चीजें नहीं होती थी. लेकिन अभी जिसने भी किया, अभी मैं भी यही करूंगा. अगर आपने एमएससी इकोनॉमिक्स किया होगा तो एचआर में आपको जॉब नहीं मिली. अब हालात बदल गए. हाँ, अब करने वाले आपका क्या काम है. बाज़-औक़ात अब आई डोंट नो आपको कितना अरसा हो गया एक अकाउंट्स में काम करते हुए. अब तो खैर आप उसी फील्ड में आ गए हैं. 6 साल हो गए हैं. 6 साल हो गए तो नाउ यू आर परफेक्ट
नाउ आप और आपकी इकोनॉमिक्स भी जो है वो उसी के फील्ड से ही मुतल्लिका है, हाँ इनडायरेक्टली है, लेकिन अब आपको जरूरत है कि आप अकाउंटेंसी में अगर आप काम कर रही हैं तो अकाउंट से रिलेटेड कोई ना कोई सर्टिफिकेशंस या कोई ना कोई डिग्री वो जरूर हासिल करें ताकि आप आगे, अगर आप एचआर में आना चाहती हैं दैट वुड बी अ डिफरेंट। मैं अब आई एम सॉरी मैं ज्यादा लंबा जवाब नहीं दे सकूंगा क्योंकि आपका ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये कभी ऑफ द लाइन किसी और वक्त में आपको इसके ऊपर डिटेल में बात बता सकूं, लेकिन जनरली मैं लोगों के लिए ये बता देता हूं कि अगर आपकी एक डिग्री है, किसी एक डिग्री इकोनॉमिक्स में है या अकाउंटिंग में है या आपने किसी आईटी में डिग्री हासिल की हुई है, पहली कोशिश हमेशा आपकी ये होनी चाहिए कि आप उसी से डिग्री ऐसी लें जो कि आपकी पसंद की है और फिर उसके बाद उसी फील्ड में जाने की कोशिश करें जिस फील्ड की आपकी डिग्री। अगर नहीं जा सकते या फॉर एग्जांपल अम्मी अब्बू ने क्या है कि करवा दी आपकी वो डिग्री, तो और आप या किसी सहेली ने करा दी या किसी से मतलब ये प्रेशर था कि नहीं यही करनी है तुमने, और फिर आपको जब नौकरी करने गए तो वहां पे पता चला कि यार नहीं तो ये तो मेरा शौक ही नहीं था कुछ और, तो फिर उसमें घुस जाए, फिर उस नई चीज में घुस जाए। आपको शुरू में तकलीफ होगी, आपको उसके हवाले से कोई सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ेंगी। अब आजकल हैं सर्टिफिकेशंस, हर फील्ड की है, आईटी की बेइंतहा है, एचआर की बेइंतहा है, अकाउंट्स की बेइंतहा है, इंजीनियरिंग की हैं, ये सॉफ्टवेयर्स की हैं, बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं, बहुत सारी डिग्रीज हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें तकलीफ होती है थोड़ी सी। अगर आप अपने बेसिक एजुकेशन से हटने के बाद आप नई डिग्री नई वो जॉब हासिल करना चाहते हैं तो उसमें तकलीफ तो जरूर होगी क्योंकि एक नया फील्ड है, लेकिन कैरियर बहुत लंबा है माशाल्लाह। आपका 35 30 40 साल का कैरियर होता है, उसके लिए शुरू की तकलीफ अभी उठाई जा सकती है। अभी आप जवान हैं, आप मैं भी अभी जवान हूँ, अभी मैं भी तकलीफें उठाता होता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जो कि मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन उस पर भी कोशिश करता हूँ कि लर्न करूँगा। लेकिन अभी इस स्टेज ऑफ लाइफ पे जब आप अभी शुरू में हैं कैरियर के, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ज़रूर करनी चाहिए। राइट, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, बट टाइम थोड़ा है इसलिए मैं आई विल मूव ऑन। अपने सीवी में एक्शन वर्ड जरूर लिखें, ठीक है? आपका सीवी कैची बनेगा जब आप एक्शन वर्ड्स लिखेंगे, जो आप वैल्यू एडिशन है, जैसे अमेंडेड आपने क्या किया, स्ट्रीमलाइन मैंने हाईलाइट किए हुए, सारों को नहीं मैं पढ़ूंगा। यू सपोर्टेड समथिंग, यू कोच्ड समवन, यू ट्रेन्ड, प्लेइंग माय पार्ट, ये सारे एक्शन ओरिएंटेड वर्ड्स हैं। कैरिड आउट, आई रिसीव्ड पॉजिटिव फीडबैक, आई डेवलप्ड, आई मेंटेन्ड, आई इंजॉयड सक्सेस, बिजनेस इनिशिएटिव लिया, कोई फॉर्मुलेट किया, आई हैव डन एनी वॉलंटियर, ये तमाम चीजें जो हैं ये एक्शन ओरिएंटेड वर्ड्स हैं। ये आपको हेल्प करेंगे आपके सीवी को आगे लेके जाने में, ठीक है? अब मैं आपको चंद एक सीवी दिखाता हूं जो कि बुरे सीवी होते हैं, इस तरह से नहीं होने चाहिए। अब नॉर्मली ऑनलाइन होते हैं सीवी, लेकिन जो अगर आपके सीवी जो होते हैं वो प्रिंट भी होते हैं। इसमें सीवी में क्या गलती है कि इसमें रीडेबल कलर्स नहीं है, ठीक है? आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो सीवी है वो डार्केस्ट कलर्स में हो, क्योंकि अगर चाहे स्क्रीन पे आना है या उसने प्रिंट होना, अक्सर सीवी प्रिंट होते हैं और फिर सीवी उनके सामने जाते हैं, तो वो उसमें जो धीमे कलर्स होते हैं वो वो पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो आपने आसानी क्रिएट करनी है, पढ़ने वाले के लिए मुश्किल नहीं डालनी, ठीक है? इसी तरह आपका जो सीवी है उसके इस किस्म के फॉन्ट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है? बड़ा इजी रीडेबल फॉन्ट्स में पढ़ा होना चाहिए। मैं एक्चुअल सीवीज आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट्स उनके, कि एक्चुअल सीवीज इस किस्म के मेरे पास आए हुए हैं, आते हैं हमारे पास, अभी भी आते हैं। तो इस किस्म के सीवी का फॉन्ट नहीं होना चाहिए, पढ़ा नहीं जाएगा, पढ़ने वाले को तकलीफ होगी, इसलिए पढ़ा नहीं जाता। आपके सीवी पे इस किस्म की तस्वीर नहीं होती, ठीक है? ये किसी नहीं, अनलेस कि आप किसी कोई मॉडल बनना चाहती हैं या किसी ऐसी जगह भेजना चाहती हैं तस्वीर, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता, वहाँ पे भी इवन प्रोफाइल भेजी जाती है, अपनी पोर्टफोलियो भेजा जाता है। तो आप प्रोफेशनल तस्वीर, ऐसी तस्वीर आपके सीवी पे अच्छी नहीं लगेगी, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसी तरह इस तरह का ये ऑल्दो इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी है, कैची भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के पढ़ने वाले को आंखों को तकलीफ होती है, तस्वीरें, लोगो, इतने, तो बहुत सारी चीजें आपको डालने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ये जो है ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसमें ढूंढना पड़ेगा। पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये वाली साइड लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो ये तो बड़ी अच्छी है कि जहाँ पे वो बुलेट्स लगे हुए हैं, लेकिन इसमें भी पढ़ना पड़ता है, इंफॉर्मेशन कोई हाईलाइट नहीं हुई। तो इस किस्म का क्लटर नहीं होना चाहिए। क्लटर का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा तंग नहीं होनी चाहिए आपका सीवी, खुले खुले चीजें लिखा है। इसी तरह अब हम ऑनलाइन पे आ जाते हैं कि आपके ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो किस तरह से होना चाहिए। आपका बाजुकात
you jeopardize your chances of getting a good project or getting a good job by your bad online presence. ठीक है, आपका अगर आपका लिंक्डइन पे प्रोफाइल है तो इस पे लिंक्डइन पे प्रोफाइल को एक्टिव होना चाहिए, उस पे ज्यादा कनेक्शंस होने चाहिए। ये साहब जो है ये 4 कनेक्शंस हैं, इसको कोई दूसरा बंदा नहीं देखेगा आपके, ठीक है। अगर आपके 4 की बजाय 100 भी हैं तो वो भी थोड़े हैं। लिंक्डइन पे कम से कम आपके 500 से ऊपर होने चाहिए, तो वहां पे लिखा हुआ आ जाता है कि 500 प्लस कनेक्शन, ठीक है। और वो मतलब एमी शेमी के कॉन्टैक्ट नहीं होने चाहिए, मतलब अच्छे कॉन्टैक्ट भी रखें, लेकिन शुरू में आप बाजू का मास पे जाकर ज्यादा करें। तो आपके कनेक्शंस जो हैं दे शुड बी गुड एंड दे शुड बी गुड इन नंबर ऑल्सो। इसी तरह ये किसी ने मुझे मैसेज भेजा था, बड़ी पुरानी बात है, 2010 की बात है, मैंने अभी तक सेव किया हुआ कि इस किस्म का मैसेज नहीं करना चाहिए। आप माशाल्लाह फीमेल सारी जो हैं यंग जनरेशन में होंगी, आपको शौक होगा कि भाई आप मैसेजेस करके, और ये उर्दू में जो हम मैसेजेस बाज़ औक़ात लिख देते हैं या मैसेजेस शॉर्ट उसमें भेज देते हैं, अच्छी बात है, वक्त बच जाता है, लेकिन प्रोफेशनली ऐसा मैसेज नहीं भेजा जाता। इसमें अगर आप मैसेज को पढ़ रहे होंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उन्होंने शॉर्ट हैंड में लिखी हैं जो कि मुनासिब नहीं है किसी प्रोफेशनल को भेजना, तो वो अच्छा नहीं होता। इसी तरह जब आप फाइवर पे, अपवर्क पे मैसेजेस भेजें या ईमेल लिखें तो अच्छी इंग्लिश को अपनी प्रॉपर इंग्लिश में, जो कंजर्वेटिव इंग्लिश जिसको कहा जाता है, उस हिसाब से जरूर लिखें। इसी तरह बल्क में कभी अपना सीवी ना भेजें किसी को। बल्क कोई मार्केटिंग नहीं होती। इंडिविजुअल, आप कोई चाय नहीं बेच रहे, आप कोई दूध की डब्बे नहीं बेच रहे, आप एक अपनी पर्सनल सर्विसेज बेच रहे हैं, आप अपने आप को सेल कर रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज को बेच रहे हैं, तो बल्क में ना भेजें। ये बल्क में बहुत सारे सीवीज, बहुत सारे लोगों को सीवी भेजा हुआ, इसमें हमारा नाम भी कहीं होगा तो हम तवज्जो नहीं देंगे। इसी तरह से यही सीवी होते हैं जो कि डिलीट कर दिए जाते हैं, जिनको तवज्जो नहीं होती कि यार मतलब उसने परवाह नहीं की, जिसको नौकरी चाहिए कि भाई, और दूसरा ये कि हर किस्म की जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, फोकस रखें अपना और पेन लें थोड़ी सी कि किसी बंदे का नाम लेके उसका नाम लिखें तो वो हो सकता है पढ़ा जाए। इसी तरह से ये बाजू का रिस्पॉन्ड भी करें। हम अक्सर लोगों को रिस्पॉन्ड करते हैं, किसी ने हमें बल्क मेल भेजी, हमने, हमारी कंपनी ने उसको रिस्पॉन्ड किया, हमारे किसी बंदे ने, कि भाई आप इस तरह से ना भेजा करें ईमेल, इस तरह से आपका खतरा, और खतरा क्या होता है, मतलब ये कि आपके नौकरी नहीं मिल सकती आपको। तो वो रिस्पॉन्ड भी करें। उस बंदे ने हमें रिस्पॉन्ड ही नहीं किया कि भाई बहुत शुक्रिया आपका, मतलब कीप अ चैनल ओपन। अगर आपको कोई ईमेल भेज रहा है तो उसका, इसी तरह ये भी हमने, किसी ने हमें ईमेल की, हमने उसको रिस्पॉन्ड किया, हमने उसको कहा भैया आ जाओ मिलने के लिए, वो उसने बताया नहीं, हमने फिर उसको ईमेल लिखी कि भैया आपने आना था, आप आए क्यों नहीं। तो लोग वैसे तो बड़े तेज होते हैं, नौकरी चाहिए या प्रोजेक्ट चाहिए, जब कोई दे देता है तो उसके बाद लिफ्ट नहीं कराते। तो वो ख्याल रखें कि चीज़ें जो हैं इस तरह से चलती। इसी तरह से प्रोफेशनल रहें। ये किसी साहब थे, उन्होंने मुझे भेजा कि भाई हाउ आर यू, व्हाट्सअप, मतलब भाई आप ईमेल भेज रहे हैं नौकरी के लिए या सीवी भेज रहे हैं तो इतने तो ना फ्रैंक हो जाए ना, भाई पहली ही मुलाकात में थोड़े से प्रोफेशनल रहें। तो इस किस्म की चीज़ें भी खतरनाक होती हैं। अगर आप डेस्परेट भी हैं तो तब भी लोगों को ना बताइए। किसी ने मैसेज भेजा, एक मैस मैसेज कि जी मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है और अब मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। हाँ, आप जॉबलेस हो सकते हैं, वर्कलेस भी हो सकते हैं, वो याद रखिए। तो डेस्परेट ना हो जाएं, अपना मैसेज हर किसी को ना पहुंचा दें। हाँ, अच्छे सर्कल में लोगों को पहुंचाएं। अच्छा, अब मैं आपको जरा कुछ थोड़ी सी, आपने चूंकि टाइम निश्वा हमारे पास है थोड़ा सा, मेरे पास थोड़ी सी स्लाइड्स और है, 6 बज गए। जी जी श्योर। मेरे ख्याल से हम लोग थोड़ा सा वेट और कर लेंगे, काफी इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है। थैंक यू। आप बोर तो नहीं हो गए, सो तो नहीं गए? 77 लोग हैं, सो तो नहीं गए, कहीं बैठे हुए हैं ना? नो सर, बैठे हुए। थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा मुश्किल होता है वैसे इस किस्म के सेशंस में, पता नहीं चलता कि कोई सुन भी रहा है कि नहीं। लेकिन एनीवे, कंट्री बाय कंट्री भी फर्क होता है, ठीक है। अगर आपने बहुत सारे कंट्रीज में सीवी भेजना है, आप माशाल्लाह आप कहीं दूसरे मुल्क में जाना चाहें या कहीं और करना चाहें तो उसके हवाले से भी फर्क है। उस कंट्री के जो कोड्स हैं, कंडक्ट्स हैं, या उसका तरीक़ेकार को ख्याल रखें। फॉर एग्जांपल एशियन और यूरोपियन कंट्रीज में डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, इसका ख्याल रखा जाता है, इसकी ज़रूरत होती है। साउथ अफ्रीका में अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे इवन आपकी एथनिसिटी और आईडी नंबर भी चाहिए होता है। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, वो डिस्करेज की जाती है क्योंकि वहाँ प्राइवेसी लॉज ज़रा स्ट्रॉन्ग हैं। वो जो सीवी और रेज्यूमे की बात हो रही थी ना, उसमें भी यूएसए में वर्ड रेज्यूमे ज़्यादा यूज़ होता है, सीवी नहीं ज़्यादा यूज़ होता। सीवी इज़ अ लॉन्गर डॉक्यूमेंट जो कि रिसर्च वगैरह के लिए ज़्यादा वो इस्तेमाल किया जाता है। बाकी वहाँ पे भी यूएसए में भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे यूज़ होता है। इसी तरह मॉडर्न मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज में फोटो ऑन रेज्यूमे इज रिक्वायर्ड
required. In most Asian countries, photo is used on resume. In USA and Australia, photo is not recommended. ठीक है, तो ये उनके हिसाब से है. ये मैंने एक आध CV अच्छे हैं जो कि कंपैरेटिवली अच्छे CV थे, उनका मैंने आपको लिखा कि ये पर्सनल प्रोफाइल उसने सामने मेंशन की हुई है, अपना नाम कि किस मकसद के लिए, किस जगह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर बेसिक की अचीवमेंट्स हैं जो कि ऊपर लिखी हुई हैं. ये कंपैरेटिवली अच्छा CV है, नॉट द आइडियल वन बट यस अ कंपैरेटिवली बेटर CV. इसी तरह ये भी एक अच्छा CV है. बाहर के पढ़े हुए हैं साहब और उन्होंने अपनी बाहर की जो क्वालिफिकेशन है उसको ऊपर लिखा. तो जब आप वो जाहिर है हम पाकिस्तानी हैं तो ऐसे ही ना, मतलब अगर कोई CV आ जाता है जिसपे ऊपर लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम से पढ़ा हुआ है या USA से पढ़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हुआ, कहता है यार ये बंदा ठीक है, इसी को बुला लेते हैं. तो वो हम वैसे ही जरा थोड़े से खुश हो जाते हैं कि बाहर से पढ़ा हुआ बंदे को ज़रा जल्दी. तो अगर आप बाहर से पढ़े हुए हैं तो वो ऊपर लिखते हैं, अगर आपने बाहर के प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं तो ऊपर लिखते हैं. तो वो ज़रा थोड़ा सा कल्चरली हम इस किस्म की चीज़ों को अच्छा पता नहीं समझते हैं कि नहीं, लेकिन मारूब हो जाते हैं बड़ी जल्दी. तो वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आपको इस किस्म की चीज़ों पे कोई पर्सनली कोई वो नहीं है. ये हमारे रेज्यूमे में के साथ अक्सर हो जाता है जब हमारा रेज्यूमे लोगों के पास जाता है, लोगों के पास जाता है, मतलब जब इंटरव्यू हो रहा है तो उसके अंदर वो सारा कुछ लिख रहे होते हैं. जो फादर कहाँ पे काम कर रहा है, तो बोली जा रहे हैं, आप बोली जा रहे हैं, वो लिखी जा रहे हैं, आपके CV को गंदा कर देते हैं. ठीक है, तो इससे परेशान ना हो, ये तो मतलब होना ही है, इसका कोई मकसद नहीं है. अच्छा, अब आपके इंटरव्यूज की तरफ आ जाता हूँ मैं जल्दी से, वक्त थोड़ा है. इंटरव्यूज में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आप जहाँ पे यस लिखा हुआ है ना, कलर, आपको कलर कौन सा पहन के जाना चाहिए. जो फिजिकल इंटरव्यूज हैं खास तौर पे उनके लिए, और इवन अगर आप तो ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं उसमें भी ख्याल रखें अपनी पर्सनल हाइजीन का, और उसके अंदर कि आपकी वो रिफ्लेक्ट होती है इवन कंप्यूटर से भी और आपकी आवाज से भी रिफ्लेक्ट. तो जो यस कलर्स हैं वो कौन से हैं? ब्लू और ग्रे, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर. ठीक है, आपका ब्लू और ग्रे कलर ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल कलर्स होते हैं, जो कि रिकमेंडेड हैं कि ये आप CV अपने जब जा रहे हैं इंटरव्यू देने तो ये जरूर पहन के ये आप पहन के जा सकते हैं. जो बिल्कुल नो है, रेड कलर, ऑरेंज कलर, ब्लैक कलर, ये बिल्कुल नो है, ये तो पहनने नहीं चाहिए. हाँ, ग्रीन, अगर फीमेल्स के लिए ज़ाहिर है ग्रीन भी एक अच्छा कलर है जो कि पहन के जाया जा सकता है. इसी तरह पर्पल और जो ब्राउन है वो कंबाइन करके पहना जा सकता है. पर्पल जो है किसी और कलर के साथ, वाइट कलर के साथ या किसी और कलर के साथ कंबाइन करके पहना जा सकता है. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बड़े मजे की स्लाइड है. इसके अंदर आगे ये भी लिखा हुआ है कि ये किस चीज को शो कर रहा है. जैसे जो ब्लू है वो ट्रस्ट को, लॉयल्टी को, विजडम को, और जो ग्रे है वो सोफिस्टिकेशन को और अथॉरिटी को शो करता है. ब्लैक जो है वो एरोगेंस को शो करता है, इसलिए उसकी कोशिश करें कि वो ना पहने. वो किसी जनाजे पे पहनना, फौत हो गया तो वहां पे पहन के चले जाए तो खैर है, लेकिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके लिए गलत बात है, वो ना पहने. ठीक है, इसी तरह इंटरव्यू के दिन आपने क्या करना है, आपका अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, अपनी ट्रैवल का ख्याल रखें, अपनी टाइमिंग का ख्याल रखें. रिसेप्शन, अगर आप वहाँ पे गई हैं और रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे है तो उसको तंग ना करें ज़्यादा. ठीक है, उसके साथ बातें करें, लेकिन उसको इतना तंग ना करें कि वो जाके अंदर जाके बॉस को बता दे कहते बहुत बोलती है ये तो, इतना काम में इतनी अच्छी बच्ची. तो इस तरह के आपने रिसेप्शनिस्ट को तंग नहीं करना. मेंटेन अ डिसेंट आउटलुक व्हाइल वेटिंग. आपने वेट करते हुए भी, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यूज में जब आप जाते हैं ना तो बहुत बात कई घंटे वेट करवा लेते हैं वो लोग, तो उसमें भी ख्याल रखें कि वो आप सही तरह से वहाँ बैठे. अपना मोबाइल को ऑफ रखें. ये चाहे आप अभी भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मेरा जो मोबाइल है ये ऑफ है. ठीक है ना, ये मैंने इस पर कुछ टुन भी नहीं हो रही क्योंकि मुझे पता है कि आई एम फोकस्ड ऑन दिस. सो जब आप इंटरव्यू के लिए भी जाएं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मेक श्योर कि आपका मोबाइल ऑफ हो. इफ इट इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यू, बाज़ औक़ात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यूज होते हैं या ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं, जूम के इंटरव्यूज होते हैं, तो आप मेक श्योर कि आपको पहले से प्रैक्टिस कर लें उसके ऊपर कि कैसे चलेगा, कहाँ से स्लाइड शेयर होगी, कैसे चीज़ें चलेंगी, कौन सी बातें, आवाज़ कहाँ से ऑन होगी, सुनूंगा मैं कहाँ से, अगर कोई बीच में मसला हो जाता तो क्या होगा. तो एनीथिंग दैट कैन हैपन, इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एवरीथिंग उसका ख्याल रखें. कीप वन कॉपी ऑफ योर रेज्यूमे हैंडी. एंटर द रूम एंड शेक हैंड. मतलब अगर खातून है तो उनसे हाथ मिला लें और अगर खातून नहीं है तो ना मिलाएं. टेक द सीट, कुर्सी पकड़ें और बैठ जाएं अपनी और इंटरव्यू देना शुरू कर दें. ठीक है, बॉडी लैंग्वेज उसका ख्याल रखें, आई कांटेक्ट का ख्याल रखें, स्माइल का ख्याल रखें, पोस्चर का ख्याल रखें. हाउ यू शुड लिसन टू योर साउंड. अपने आप को अब बोलें भी. ठीक है, अब शीशे के सामने बोलें और सुने कि जी मेरी आवाज़ लगती कैसी है. हाउ डू आई साउंड.
तो वो बड़ा वो उससे ना थोड़ी सी एक आवाज़ का एक पता चल जाता है कि मैं जब बोलूँगी या बोलूँगा तो कैसा लगूंगा वहाँ पे बोलते हुए। क्वेश्चंस किए जाते हैं, बाज़ बात आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। आइस ब्रेकर जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको बताते हैं कि जी आप बताएं अपने बारे में, आप कौन है। तो उसमें आपने पूरी अपनी कहानी नहीं शुरू कर देनी कि मैं यहाँ पैदा हुई, यहाँ ये गए, यहाँ बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, फलाने ढमकाने। कीप इट प्रोफेशनल, कीप इट टेल देम अबाउट योरसेल्फ बट इन अ मैनर जहाँ पे आपका प्रोफेशन झलके, जहाँ पे आपका काम झलके, ठीक है ना। वो उनको इससे गरज नहीं है कि आपके अब्बा जान क्या करते हैं और आप रोटी पकाती हैं कि नहीं पकाती हैं और आप कितने बहन भाई हैं और क्या है, वो ठीक है बाद में पता चल जाएगा। लेकिन आइस ब्रेकिंग वहीं से होती है जहाँ से मजीद क्वेश्चन निकलते हैं। आइस ब्रेकिंग का मतलब ये होता है कि आप ऐसी बातें उनको बताएं, और इसमें बड़ा ट्रिक होता है, इसमें आप अपनी उनको ऐसी बातें बताएं, ऐसे शुरू की बातें बताएं जहां से वो वाले सवाल करें जो आप चाह रही हैं कि वो करें, ठीक है। ये आपके ऑनलाइन इंटरव्यूज में भी, हर तरह के इंटरव्यूज में, ये हर जगह पे ये बात साबित होती है। शुरू में यही पूछते हैं कि हाँ जी आपका क्या हाल है, आप बताएं जरा अपने बारे। अब आप उनको ये बताना शुरू करें कि आप कुछ चीजें बताएं, और फिर ऐसी, क्योंकि उसी के अंदर से उन्होंने और सवालात निकालने हैं, ठीक है। फिर होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं कि जो आपका ओपिनियन पूछा जाता है उसमें, और क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं कि हाँ या ना, इसके हवाले से क्वेश्चंस होते हैं। ये खैर मजीद डिटेल भी आपकी पता चल सकती है इसके बारे में। इंटरव्यू के ब्लंडर्स क्या होते हैं जहाँ पे लोग फेल हो जाते हैं। तो रिसर्च ये कहती है कि 51% जो लोग थे उन्होंने ये कहा, जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने कहा कि 51% ने कहा कि इनअप्रोप्रिएट ड्रेस था उन लोगों का, ठीक है, कि कपड़े सही नहीं पहने हुए थे, अच्छे नहीं थे या प्रोफेशनल नहीं थे कपड़े। 49% सेड बैड माउथिंग फॉरवर्ड बॉस और एम्प्लॉयर, ठीक है। ये आप इसको इस तरह भी समझ लें, किसी और को बैड माउथ, किसी को बैड माउथ मत करें। अपने सिस्टम को, अपने घर को, अपनी कंपनी को, अपने इदारे को, अपने मुल्क को, अपनी सोसाइटी को, कोई बुरा नहीं है। जब आप वहां पे पहुंचेंगे, इट इज योर रिफ्लेक्शन। आपने किसी को बैड माउथ नहीं करना वहां पे बैठ के कि ये मैं इसलिए नहीं ये कर पाई क्योंकि मेरे अब्बा जान जो थे वो ये करते थे, या फलाना जो था, मेरा जो फलानी सहेली थी उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, या मेरी बत्ती चली गई, या मेरा फलाना टमकाना टायर पंचर हो गया, या कोई चीज। किसी को बैड माउथ नहीं करना। दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर बीइंग अ पॉजिटिव। अगर कोई बुरा हुआ भी है तो फिर उनको उससे क्या गरज है भाई। तो बैड माउथ किसी से नहीं, किसी के सामने किसी चीज को नहीं करना। अदर मेन रीजन साइटेड बाय एम्प्लॉइंग मैनेजर्स वर एरोगेंस, insufficient answers and bad questions by the candidate, ठीक है। एरोगेंस शो करना कि मैं तो जी ये भी कर सकती हूँ, तो मैं वो भी कर सकती हूँ, तो मैं फलाना भी कर सकती हूँ, तो मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं, तो फलाना टमकाना, मतलब ये भी चीजें जो है ना ये एरोगेंस में आते हैं। इनसफिशिएंट आंसर्स दें, जरूर दें, लेकिन ऐसे ना दें जो कि उनको जिससे सेटिस्फेक्शन ना हो, तो इससे भी होते हैं। और बैड क्वेश्चन, अब आपकी जब बारी आती है, आपने भी सवाल पूछने हैं, तो आपने गलत सवाल पूछने शुरू कर दिया। आपने उनसे सवाल, पहले सवाल ये पूछा छुट्टियां कितनी होंगी जी यहाँ पे, तो वो तो कहेंगे मैं छुट्टियां करने आ रहे हो, तो मतलब तुम काम करने आ रहे हो कि छुट्टियां मांगने आ रहे हो। सो वहां पे उनसे सवाल, ऐसे सवाल नहीं पूछे। इवन सैलरी के बारे में भी सवाल नहीं पूछे जाते, छुट्टियों के बारे में सवाल नहीं, बेनिफिट्स के बारे में सवाल नहीं पूछे जाते। इसकी पूरी स्टडी है मेरी बुक में, वैसे में लिखा हुआ है कि कौन से सवाल पूछने हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी लिखा हुआ, बोला हुआ मैंने उसके ऊपर। एक पूरा सीरीज है, मेरे 10 प्रोग्रामों की सीरीज है, लास्ट ईयर रिकॉर्ड की थी। तो बैड क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे अच्छे सवाल पूछें, अच्छे सवाल ऐसे पूछेंगे जी आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कितना अच्छा आपको, आप कितने अच्छे तरीके से उन लोगों को सपोर्ट कर सकेंगे। तो इस किस्म के सवाल पूछें, ठीक है। फॉलो अप जरूर करें, वो चाहे आप फाइवर पे, अपवर्क पे फ्रीलांसिंग का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, फॉलो अप जरूर करें लोगों के साथ कि पहले दिन एक तो जरूर थैंक यू का नोट जरूर भेज दें। अगर इंटरव्यू हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, फाइवर पे हुआ है, जैसे भी हुआ है, कम्युनिकेशन जरूर रखें, डोंट लूज द कम्युनिकेशन जरूर रखें उनके साथ। इवन अगर उसने आखिर में लिखा हुआ है इफ द इंटरव्यू हैजंट वेंट वेल, अगर आपकी बात अच्छी नहीं भी हुई, इवन देन शुक्रिया अदा कर दें उसका, भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपको सही तरह अपनी बात नहीं बता सकी लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। यू कीप इन कॉन्टेक्ट विद द पर्सन, यू कीप इन कॉन्टेक्ट विद द कंपनी। यार किसी ने आपको बुला लिया, इतना कम है, उसने बुला लिया आपको, आप उसके साथ आप ताल्लुक जरूर कायम रखें।
देन ऑनलाइन और ऑफलाइन ये जो जरूर रखें, अपने नेटवर्क्स को जरूर स्ट्रॉन्ग रखें, ऑनलाइन और ऑफलाइन नेटवर्क्स, अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल, अपना कीप एन एक्टिव ऑफलाइन प्रेजेंस एज वेल। अपनी ऑफलाइन प्रेजेंस भी सारा वक्त ही फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे और लिंक्डइन पे ना बैठे रहें, ऑफलाइन प्रेजेंस भी रखें। मतलब लोगों से ज़ाती तौर पे भी मिलें, जाके कंपनियों को ज़ाती तौर पे भी जाने हैं, वहाँ पे भी पहुंचे, बाहर निकलें, क्यों नहीं, सारी जगहों पे अब इजाज़त है, खवातीन और सारे लोग जा सकते हैं। 70 जॉब देखें, 75% ऑफ जब जॉब्स आर अवेलेबल, ये रिसर्च है, 75% ऑफ द जॉब्स आर अवेलेबल in the networks, only 25% of jobs are advertised. इवन लेस इन प्रिंट मीडिया में तो अब और भी कम आती हैं, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे होती हैं, तो नेटवर्क्स के थ्रू ही ज़्यादा इन जो जॉब्स हैं ना वो चल रही होती हैं। ये मैंने कुछ फेसबुक के पेजेस हैं, अगर आपने बेइंतहा पेजेस बने हुए हैं सैकड़ों के हिसाब से, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने जब कुछ एक प्रोजेक्ट कर रहा था तो मैंने जब देखना शुरू किया, हमारे अबंडेंस के ऊपर भी बहुत सारे हैं मेंबर्स ऐसे, लेकिन हज़ारों की तादाद में इसके ऊपर मेंबर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें से नौकरियां निकल आएंगी या इसमें से आपको जॉब्स मिल जाएंगी कोई, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है और आप एक नेटवर्क आपका जो है ना वो एक्सटेंड हो जाता है, ज़रूरी की नौकरियां मिले। अगर आप रिजेक्ट हो गए, किसी प्रोजेक्ट में रिजेक्ट हो गए, किसी नौकरी से रिजेक्ट हो गए, तो याद रखें इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इवन देन अगर उसने कहा जी थैंक यू वेरी मच, हम आपसे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, आपका काम, इवन उसने ये भी कह दिया कि आपका काम अच्छा नहीं है, या हम आपको दोबारा बताएंगे, या हम आपको हायर नहीं कर सकते, रिग्रेट कर लिया, इवन देन उनको शुक्रिया का खत लिखें, शुक्रिया का ईमेल लिखें, शुक्रिया की फोन कॉल ना करें, मैसेज भेजें, रिटर्न में चीज़ें ज़रूर उन तक पहुंचा दें कि अगर उन्होंने आपको रिजेक्ट भी कर दिया, इवन देन सेंड देम अ थैंक यू नोट, बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमें मौका दिया और कि आपके पास आ सके। और दैट हेल्प्स। बेसिकली होता क्या है कि उनकी नज़रों में आ जाते हैं आप। हो सकता है कि वो कहें कि यार ये बंदा कितना अच्छा है, ये बंदी कितनी अच्छी है, इसने हमने इसको रिजेक्ट भी कर दिया। हो सकता है कल को कोई और नौकरी निकले तो वो, मतलब निकलती कम ही है, लेकिन अगर निकल आए तो वो हो सकता है वो आपका तजर्बा बढ़ता चला जाएगा। और उनसे जरूर पूछें कि जी आप फीडबैक कोई दे सकते हैं। अक्सर औकात नहीं देते, ये बाज़ औकात कंपनी वाले बड़े स्नॉब्स होते हैं, नहीं देते फीडबैक, लेकिन पूछने में कोई हर्ज नहीं है, आप पूछ लें उनसे, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको शुक्रिया का एक खत जरूर भेजें कि जी आपने बहुत शुक्रिया, मुझे नौकरी पे रखने के लिए इंटरव्यू की कॉल की, लेकिन आपने मुझे नहीं रखा, बहुत शुक्रिया आपका। सो आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, अबंडेंट ग्रेटिट्यूड, के आपने इतनी देर मुझे सुना। मैंने थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो जल्दी जल्दी बता दी हैं। अगर कोई सवाल है, चैट में तो 28 लोग बोले, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं आप लोग। ये मेरे सारे ये चैनल्स हैं, ये यूट्यूब का चैनल अबंडेंस कंसल्टिंग के नाम से है, लिंक्डइन का अबंडेंस कंसल्टिंग के नाम से है, फेसबुक पेज है हमारा, फेसबुक हमारा अकाउंट है, ये वेबसाइट है, ये मेरा अपना ईमेल है, और कुछ और आपने पूछना है तो वो भी मैं हाजिर हूँ बताने के लिए। आई होप जी बोर नहीं हुए। जी। अच्छा, बहुत मज़ा आया सर। हमारे पास जो क्वेश्चन एक आया है वो बेसिकली मोटिवेशन के लिहाज से है कि हम लोग फाइवर पे भी अकाउंट बनाते हैं और जॉब्स वगैरह के लिए भी अप्लाई करते हैं, बट कोई हमें क्लाइंट नहीं मिलता या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए हमें? उस सूरत में क्लाइंट नहीं मिलता तो कोशिश करते रहे ना, क्या करना है आपने। मैं देखो उनके ऊपर तो कोई इख्तियार नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, अगर आपको देखें क्लाइंट आपको नहीं मिल रहा, आपने अपने सिस्टम को चेंज करते रहना। अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा, वजह पूछें क्यों नहीं मिल रहा, अपने आप से पूछें, अपनी वीकनेसेस को देखें, क्यों नहीं मिला, पिछली दफा पिछले क्लाइंट ने क्या कहा था, आपके पोर्टफोलियो में क्या मसला है, आपने क्या अपनी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो सही डाली हुई है कि नहीं। अपवर्क में बेसिकली ये भी होता है कि आपको अपवर्क में अपनी स्किल सेट किया, अपना जो एक्सपर्टीज है या जिसमें आप कर सकते हैं काम, उसमें आपको बहुत सारी कॉम्बिनेशन से डालना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हो सकता है बाज़ औक़ात आपका जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक ना हो, और वो कॉम्बिनेशन ही खराब हो जो कि आप ऑफर कर रहे हैं अपनी चीज। तो इसमें बाज़ औक़ात ये चीजें ऐसी होती हैं जिसमें मैं चूंकि ज्यादातर मैं तो इस तरह काम किया है लोगों के साथ। मैं सबसे बड़ी बात मैं लोगों को ये बताता हूँ कि भाई परेशान ना हो, आप कोशिश करते रहें। अगर आपको किसी ने काम नहीं दिया, अपने आप को एवेल्युएट करें, अपनी डिग्री पे फोकस कर लें, अपनी सर्टिफिकेशन पे फोकस कर लें, अपनी कोई क्वालिफिकेशन है उसको इनहांस कर लें। कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। ये ऐसी चीजें आपको नहीं पता कि यार आगे अब्दुल कदूस बैठा है या अब्दुल जब्बार बैठा है या जोनाथन बैठा है या माइकल बैठा है या प्रिंस चार्ल्स बैठा है या लेडी डायना बैठी, कौन बैठा है पता ही नहीं है। अब जब यही नहीं पता कि मतलब आगे है कौन, तो फिर आप मतलब उसमें क्या कर सकते हैं। उसमें तो यही कर सकते हैं ना कि
आप अपने आप को ठीक कर लें। आप अपने उन लोगों को बताएं कि भाई मैं जो हूँ ना, सॉरी स्टॉप शेयर कर रहा था, अच्छा, उनको ये बताते रहें कि मैं क्या क्या चीजें जो हैं वो आपके साथ कर सकता हूँ ठीक। अपने आप को, अपना पोर्टफोलियो, अपना प्रोफाइल बेहतर करते रहें। अपनी तस्वीर हो सकता है आपकी गलत लगी हुई हो, अपनी क्वालिफिकेशन आपकी पूरी ना लगी हुई हो, और वर्ड पढ़े। और ये जो है ना अपवर्क और फाइवर, इसके अंदर डिटेल देखें उनके पास। अब मैं सीरियस नोट पे ही आपको बता रहा हूँ कि उनकी डिटेल ये चेक करें कि उन्होंने प्रोजेक्ट विन करने के क्या क्या तरीके लिखे हुए हैं उसके अंदर। उनके अंदर खुद उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। उन गाइडलाइंस पे बाज़ औक़ात हमें समझ नहीं आती, हम उनको सही तरह से अमल नहीं कर सकते उनके ऊपर। उनको अगर आप बेहतर तरीके से अमल करना चाहें, उसके आप पे ज़रूर उसके ऊपर अमल करें। बाज़ औक़ात वो समझ भी नहीं आती हमें कि हम इतनी बेहतर इतनी चीज़ें हो रही हैं कैसे। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ख़ास तौर पे ये जो वुमेन एम्पावरमेंट का आपका निश्वा, आप लोगों का जो इदारा है, ये इसके ऊपर भी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट। अपवर्क और फाइवर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अपवर्क और फाइवर पे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। इनसे ज़रूर सेशन कोई करवाएं जो कि आपको हेल्प कर सकें कि प्रोजेक्ट्स कैसे विन किए जाते हैं और कैसे किए जा सकते हैं। मेरे पास तो एक वो देसी सा मेरा हल है। मेरा देसी सा हल ये है कि आप काम करते रहें, आप अपनी प्रोफाइल को बेहतर करते रहें और उसके अंदर से जाके गाइडलाइंस देखें कि वो क्या चाह रहे हैं कि आप कैसी चीज़ें करें। थैंक यू सो मच। एक स्टूडेंट का अर्लियर क्वेश्चन था कि वो अपनी सीवी में किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते, मतलब एचआर जो है वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आपके ग्रेड्स को या आपके स्किल्स को? ग्रेड्स, देखें ग्रेड्स नहीं होती इतनी ज़्यादा। मैंने जितना भी कॉर्पोरेट सेक्टर में ख़ास तौर पे ग्रेड्स मैटर करते हैं बड़ी इनिशियल स्टेज पे। अगर आप अभी अभी ग्रेजुएट करके निकले हैं तो वहाँ पे ग्रेड्स मैटर करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन आप जब कुछ अरसे के बाद आगे चले जाएंगे तो ग्रेड्स इतने मैटर नहीं करेंगे। फिर आपकी अपनी एक्सपीरियंस और स्किल्स आ जाएंगी। अगर आपके शुरू में ग्रेड्स भी अच्छे नहीं हैं खुदा ना खास्ता, और आपकी स्किल लेकिन हो सकती हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रेड सबके अच्छे नहीं होते। तो जिनके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं वो अपनी साथ साथ कोशिश ये शुरू कर दें कि यार उनको पता चल जाता है कि यार मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आ रहे, तो मैं कैसे जीपीए लिखूंगा और लिखूंगी, या कैसे जीपीए को मेंशन कर पाऊंगी उसके अंदर। तो उससे परेशान ना हो, आप उसी वक्त अपना एंटीना खड़ा करें और कोशिश करें कि नहीं यार मैं अब ग्रेड्स तो कम आ रहे हैं तो मैं कहीं ना कहीं से स्किल हासिल करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं स्किल्स की बुनियाद पे आगे चलूंगी। ग्रेड्स को आप मेंशन ही ना करें, ठीक है। यू डोंट नीड टू मेंशन द ग्रेड्स। किसी ने आपके सीवी पे ग्रेड्स नहीं देखने, किसी ने आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपका ग्रेड नहीं देखना, किसी ने आपका जो रेज्यूमे जब भी कहीं जाता है ग्रेडों पे नजर ही नहीं पड़ती अनलेस कि आपने लिखे हुए हो। अगर आपके ग्रेड अच्छे नहीं है तो लिखे नहीं, आप सिर्फ ये लिखें कि आपने ये पढ़ा हुआ है, उसके नीचे अपनी स्किल लिखें कि यहाँ पे कुछ सरकारी इदारे होते हैं जहां पे इस किस्म की जरूरत होती है, या कुछ एजुकेशनल बेस्ड इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहां पे ग्रेड्स की जरूरत होती है। अगर आपने, क्योंकि सरकारी इदारों में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या आप यूनिवर्सिटी में टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे ग्रेड्स की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप जनरल स्किल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे कोई ग्रेड्स नहीं पूछता। जीपीए ना लिखें अगर आपका अच्छा नहीं है, स्किल्स जितनी भी हैं आप एक्वायर कर सकती हैं वो लिख दें, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू। और तो नहीं कंफ्यूज हो गए भाई बहनों बच्चियों, आप मतलब परेशान ना हो जाना। ठीक है, जबरदस्त। अगर सर आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भी हमारे साथ शेयर कर दें, आई होप वो लास्ट स्लाइड में था, भी मैं चार्ट में भी शेयर कर दूंगी ताकि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपके साथ कनेक्ट भी कर सके लिंक्डइन पे और फर्दर अपना नेटवर्क भी बना सकें। आप बिल्कुल, मैं जरा मुझे निकालना पड़ेगा उसका जो लिंक है वो मैं कर देता हूँ। और कोई सवाल किसी का? एक हमारे पास अर्लियर सवाल आया था कि आपने बात की थी कि अपने सीवी को इम्प्रूव करें। सो अक्सर एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं, आपको फीडबैक नहीं देते हैं बट रिजेक्ट कर देते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि क्या आपकी सीवी में गलती थी। तो फिर हम उस सूरत में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसको?
वो मैंने आपको आखिरी स्लाइड में कहीं बताया भी था कि वो वाकई नहीं बताते एम्प्लॉयर जो है वो इसमें बड़े कंजूस वाकया हुए हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयर वो नहीं बताते और उनसे पूछा ना बार बार पूछा भी नहीं जाता उनसे। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप खुद ही कोशिश करें इसके अंदर। उन वो तो नहीं बताएंगे आपको कि आपके सीवी में क्या मसला था, लेकिन अगर आपको सीवी किसी सीवी की बेसिस पे जवाब नहीं मिल रहा तो अपने सीवी को खुद ब खुद चेंज करते रहें। अपने सीवी को खुद ही आप मॉनिटर करें कि मैंने ये पिछली दफ़ा ये इस तरह से सीवी भेजा था और मुझे जवाब नहीं मिला, तो अब मैं और किस तरह से चेंज कर सकती हूँ। कोई पिछली दफ़ा जो चीज़ भेजी थी उसको नीचे कर दें, अगली दफ़ा उसको ऊपर कर लें, कोई अपना अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें। सो ये हिट एंड ट्रायल चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें हिट एंड ट्रायल से चलती हैं और कुछ चीज़ें खुद ही ढूंढनी पड़ती हैं, क्योंकि आप कंपनियों के पीछे नहीं भाग सकते। वो नाराज हो जाएंगे आपसे कि भाई कि नहीं बताते हम, जाओ हम क्या कर लोगे हमारा, तो वो नहीं बताते। तो आप उसके लिए हम जैसे लोगों से पूछ लें कभी कभी, हम शायद बता दें। लेकिन सबसे बड़ा टीचर जो है वो आप अपना खुद हैं। आप यू शुड बी योर ओन टीचर। रिमेंबर द फर्स्ट स्लाइड आई शेयर्ड विद यू, डोंट फॉरगेट दैट। It is not what happens to you, it is what you do with what happens to you. आपके साथ जो कुछ होता है उससे कुछ नहीं बनता या बिगड़ता, आप जिस तरह से उसके ऊपर एक्शन लेते हैं उससे बनता या बिगड़ता है। अभी जो मैंने आपके साथ 1.25 घंटा लगाया, 1.5 घंटा लगाया, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक कि आप इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। अब के बाद आपका असल काम शुरू होगा। मेरा बताना उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल, माई पेजेस आर अवेलेबल, माई लिंक्स आर अवेलेबल। और कोई चीज़ चाहिए हो मैंने अभी शेयर कर दी है। वैसे अपना लिंक भी शेयर कर दिया, लिंक्डइन का, अपनी कंपनी का भी शेयर कर दिया है पेज। यूट्यूब का भी इन्होंने मेरा ख्याल शेयर किया हुआ था, वो मैंने देखा था। लेकिन अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए हो, मैं कोशिश करूंगा कि हर वक्त अब क्या आपको बता सकूं। आई एम टाइम मिलने की बात है कि जहाँ जहाँ पे मैं सर्विस दे सकता हूँ दे देता हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड ना कीजिए। आप माशाल्लाह यू आर गुड वुमेन, गुड फीमेल्स, अच्छे लोग हैं। किसी के ऊपर डिपेंड ना कीजिए। अपने अल्लाह ताला ने आपको अबंडेंस दी हुई है, कसरत दी हुई है, बहुत कुछ दिया हुआ है। अपना दिन को बड़ा कीजिए, अपने आप को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ताला इंतहाई मेहरबान है, इंतहाई कसरत देता है। जब आप शुक्र अदा करते हैं, जब आप उस अबंडेंस का ख्याल रखते हैं जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है, आपके पास इतना कुछ है कि आपकी सोच है, आप बस चलना शुरू करें, अल्लाह ताला आपको ऊपर से ऊपर और चीजें भेजना शुरू कर देगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरी बातें बहुत है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच दीन, बहुत मजा आ रहा है। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, अगर आप देख सके चैट बॉक्स में, उनकी भी काफी अच्छी फीडबैक है और वो भी बड़ा थैंक्स कह रहे हैं आपको कि आपने इतनी अच्छी टिप्स एंड टेक्निक्स शेयर की और साथ ही साथ बहुत अच्छी सजेशंस दी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन उमर साहब। एक सिर्फ लोगों को मैं ये बता रहा हूँ, मैं अभी मुझे मुझे खैर ईमेल टच होती चली जा रही है कि मुझे बहुत सारे लोग उस पे भेज रहे हैं लिंक्डइन पे। मैं सबको नहीं करता, कोशिश ये करूंगा आप ना हमारे जो अबंडेंस का पेज है उसके ऊपर, जो लिंक्डइन है उसके ऊपर कर लीजिए। वो भी मैंने शायद शेयर किया है, लेकिन मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ क्योंकि अबंडेंस पे हम सारा कुछ अपना हमारा जो है ना अबंडेंस पे लोड हो रहा होता है। मैं अपने लिंक्डइन पे बहुत कम एक्टिव होता हूँ। ये हमारी कंपनी के थ्रू जो अबंडेंस का पेज है उसके ऊपर हमारा, उसी के ऊपर से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं जरा बहुत कम लिंक्डइन को यूज करता हूँ जाती मकसद के लिए। तो माजरत अगर मेरी तरफ से कोई इसके अंदर वो चीज हो कि मैं आपको, ये मैंने अपना अबंडेंस का जो पेज है ना उसका भेज दिए, तो उसके ऊपर आप वो कर लीजिए। और खुश रहें और दुआओं में याद रखें। और कोई चीज हो तो थैंक मुझसे। यू सो सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी जरूर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जज़ाकल्लाह खैर एंड थैंक यू सो मच। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था और अल्लाह करे हम इस इंफॉर्मेटिव सेशन को यूटिलाइज भी करें। सर मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, सो सर थोड़ा आज मौका मिला है डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने का। वैसे तो गूगल पे सर्च करते रहते हैं, बहुत सारे आंसर्स आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमें डायरेक्ट ऐसे आपसे क्वेश्चन करने का मौका मिला है। तो सर बीइंग अ मैथ स्टूडेंट, लाइक कुछ सजेशंस चाहिए मुझे कि अगर मैं वर्डप्रेस पे या फाइवर पे या इस तरह से ये जो अपवर्क जो है
अगर इस पे मैं एज अ मैथ स्टूडेंट कैसे मैं मैथ से भी कनेक्शन मतलब जो मैं डिग्री कर रही हूँ मैथ्स में, इससे भी मैथ्स से भी कनेक्ट रहूँ और डिजिटली भी मैं अपनी इस डिग्री को यूटिलाइज करूँ और इससे मैं मतलब कैसे फ़ायदा ले सकती हूँ? आपने मैथ्स अगर पढ़ा है तो मैं तो आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मैथ्स पढ़ा है, इतनी अच्छी चीज़ है मैथ्स। मुझे तो मैथ्स बड़ा बुरा आता है, मेरी बेगम को बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आपने मैथ्स पढ़ लिया है तो इसको एक अल्लाह ताला की तरफ से नेमत समझें और इसको अपनी जो बेसिक डिग्री है ना, मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ, अगर आपने बेसिक डिग्री कर ली है, इवन अगर आपको पसंद नहीं भी थी और हो गई किसी तरह से, और मैथ्स तो बहुत ही मजे की और मुश्किल चीज होती है, दुनिया सारी मैथ्स पे चलती है, कायनात का सिस्टम जो है वो मैथ्स पे, अल्लाह ताला ने बहुत मैथ्स में वो खैर रखी हुई है। अगर आप उसके ऊपर काम कर सकती हैं तो जरूर कीजिए। किसी वजह से ही आपने की होगी, किसी वजह से ही अल्लाह ताला ने आपको मैथ्स में पास करवा दिया और इतना आगे आप चली गई, अल्लाह पता नहीं अभी आप कहाँ पहुंची हैं, लेकिन अगर आपने कर लिया तो कोशिश करें कि मैथ्स को ही अपना आगे लेके चलें और इसके अंदर मजीद बेहतरी लेके आएँ, बाकी लोगों को मैथ समझाएं, क्योंकि मैथमेटिक्स जिनका स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उनको बहुत खूबसूरती होती है, उनके उनके अंदर बहुत खूबसूरती होती है, साइंटिफिक नॉलेज होती है उनके अंदर। तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकती हैं, पढ़ाने में इवन इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे इसके बहुत सारे सप्लीमेंट्री सर्टिफिकेशंस होती हैं या इसके सप्लीमेंट्री प्रोफेशंस इससे निकल सकते हैं। इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको शौक है तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, अगर आपको शौक नहीं है फिर वो अलग बात है, फिर आप जो सर अपना कर रही हैं अभी जी जो काम सर, वर्डप्रेस कर रही हैं शौक तो है, शौक है क्योंकि सर ऑलमोस्ट 6 टू 7 इयर्स तो मेरा सेकंड ईयर के बाद गैप आ गया यूनिवर्सिटी लाइफ में। मैं अभी आई हूँ cause I got married and had 2 kids, mashallah, alhamdulillah. And being 7 years gap also, sir, I'm alhamdulillah topper of my class. And alhamdulillah कि आपकी बात सर मुझे मोटिवेट कर रही है और मैं कह रही हूँ कि जाहिर सी बात है, अगर मैं इतने टाइम बाद आई हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मतलब मुझे तौफीक दे रहा है, तो इंशाल्लाह कुछ होगा इसमें। नहीं नहीं जरूर बिल्कुल। और इसमें ना तवज्जो और जल्दी मत कीजिए, हर काम में खैर होती है, लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता करके, हाँ, टिप टिप करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता बनाते रहें, कुछ ना कुछ अपना पोर्टफोलियो बनाते रहें। ये एक जो शुरू में मैंने बात की थी, ये तमाम लोगों के लिए है, आप अभी तक जितने लोग बैठे हुए हैं सबके लिए है कि कोशिश जो है, कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिसमें आप छोटा सा कदम आगे ना बढ़ाएं। ठीक है, कोई छोटा सा कदम आगे जरूर बढ़ा लीजिए, वो चाहे इतना ही छोटा क्यों ना हो कि आपको कोई नई साइट खुल जाए और उसको आप थोड़ी देर के लिए पढ़ लें। बच्चों के साथ पढ़ना वाकई मुश्किल होता है, फैमिली को चलाते हुए ये सारी चीजें करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कम से कम 5, 10, 15 मिनट भी अगर आपको दिन में इनिशियल फेज में मिल जाए तो बड़े अच्छे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो उसी में, वो कहते हैं अल्लाह ताला जो है वो जिस रास्ते पे चलते हो अल्लाह ताला उसमें आसानियां क्रिएट करना शुरू कर देता है, खुद ब खुद रास्ते दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। आप इसके बिल्कुल ऊपर हैं, आपके दरवाजे अल्लाह ताला ने खुद खोलने हैं। अल्लाह ताला को कोई मसला नहीं है कि वो आपको तकलीफ में रखे या कोई और, अल्लाह ताला तो आपको खुशियां देना चाहता है अगर आपने वो काम किया है जो कुछ आपको मैथमेटिक्स में और बच्चों के साथ इतना काम कर रही हैं। तो अगर आप छोटा छोटा कदम रखेंगी आप देखेंगी कुशादगी और बढ़ती चली जाएगी। अगर शुरू में 15 मिनट मिलते हैं तो कुछ महीने के बाद आपको हो सकता है कि एक एक घंटा मिलना शुरू हो जाए उसके अंदर और उसी के अंदर बरकत डाल जाए। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो। और कोई चीज या हम फिर खुदा हाफिज करें? मेरे ख्याल से अब खुदा हाफिज करने का टाइम आ गया है। आई होप यू एंजॉयड और बहुत शुक्रिया आपका। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिस तरह से भी देना हो, और कभी और मौका मिले तो जरूर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल इस किस्म के इनिशिएटिव्स के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन और हमारे साथ अब तक रहने के लिए। आपने सुना, अब आपके जो इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप्स होंगे, आपने अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल डेवलप करनी है, आपने अपनी सीवी को इन टिप्स और टेक्निक्स यूज करके बेहतर बनाना है और परफेक्ट बना के फिर आपने हमारे साथ शेयर करनी है, ताकि हम जॉब फेयर जो हम करवाने वाले हैं इंशाल्लाह हम उसमें एम्प्लॉयर्स के साथ आपकी सीवी को कनेक्ट कर सकें, आपको कनेक्ट कर सकें और फिर आप
आपको इंशाल्लाह ताला जॉब जो है आपको सिक्योर करने में हेल्प कर सके। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड कीप स्ट्रगलिंग, कीप लर्निंग, और हमेशा हमारे साथ अपनी सक्सेसेस को शेयर करें एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज मैम। थैंक यू जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।